वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की वीडियो के अंतर्गत। और कल आप लोगों ने देखा होगा हिंदी साहित्य की महासंग्राम सीरीज आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत करी, अर्थात महासंग्राम जो वीडियो थी उसको देने का प्रयास किया। महासंग्राम कहने का मतलब ये है कि सुपरफास्ट रिवीजन जिसमें किया गया है। और कल की वीडियो में आपने विस्तार से हिंदी साहित्य के बारे में समझने का प्रयास किया होगा। ठीक। और एक हिंदी साहित्य की अभी एक मैराथन क्लास और भी आपको लगवाने का प्रयास करूँगा, तो उसमें सभी जो कवियों के जो जीवन परिचय हैं उनके बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। तो कवियों का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में जितने कवि आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, उनको मैं एक दिन करवाने का प्रयास करूँगा। ठीक, तो आप लोग बताएँगे किस दिन करवा दी जाए, तो उसी हिसाब से मैं करवा दूँगा, ठीक है? तो जल्द ही उसकी भी क्लास आपके सामने। इस वीडियो पर आप लोगों की प्रतिक्रिया जो हो जैसे जिस प्रकार से आएगी उसी प्रकार से मैं करने का प्रयास करूँगा। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोगों ने इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ठोका, तो पूरा का पूरा सिलेबस जो होगा एक ही वीडियो के अंतर्गत आप आज जानने को पाएंगे। तो आप लोगों का लाइक बस ही मुझे मोटिवेट करता रहेगा और मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से कंटेंट प्रदान करता रहूँगा, ठीक है? चलिए प्रारंभ करते कक्षा को। तो ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है, परीक्षा के जब अंतिम चरण आपके चल रहे हैं इस समय, और उस समय ये क्लास अगर लगातार आप 2 से 3 बार देख लेते हैं, तो आपको एक प्रकार से बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको एक जगह सारा का सारा कंटेंट एक ही वीडियो में मिलने का प्रयास रहेगा। इसके अलावा बता दूँ आपको, मेरे द्वारा जो मॉडल पेपर बताए गए हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव वाले हों और चाहे लिखित वाले हों, उनको एक बार अवश्य देखें, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए हम प्रारंभ करते हैं कक्षा को बिना समय गँवाए हुए। बता दूँ कि ये परीक्षा जो 2022 में होने वाली है, इसके आगे जो परीक्षाएँ होंगी जो है 23 की, 24 की, इन सभी 25 की, इन सभी के लिए भी यह लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी लोग चाहे जिस ईयर में आए हों, तो उनके उनके लिए सभी के लिए लेक्चर इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? हालाँकि पेपर तो अभी 22 का लगा हो, तो इसके लिए एक प्रकार से तत्कालीन यह वीडियो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। बीए प्रथम सेमेस्टर राजनीति शास्त्र तथा पॉलिटिकल साइंस का ये लेक्चर होगा। बस एक वीडियो मतलब बस ये वीडियो देख कर के आप परीक्षा में जाएँ, आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, सारे मुद्दे आपके क्लियर रहेंगे और एक रिवीजन आपका हो जाएगा। पूरा पाठ्यक्रम एक ही वीडियो में समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक इसी प्रकार से आपके सामने लिखित फॉर्म में उत्तर आपके सामने आते रहेंगे और आप समझते रहेंगे। ओके, चलिए। पहला प्रश्न आपके समक्ष समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हो, और सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग बने रहेंगे तो उसी प्रकार से पढ़ाने में मज़ा भी आता रहेगा। तो आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आपके सामने क्या है? प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कि चौरा चौरा मतलब जो चौरी चौरा कांड था, जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो क्यों प्रसिद्ध था? चौरी चौरा कांड जो है क्यों प्रसिद्ध है? चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था, इसको बताने का प्रयास करिए। तो आपसे जब भी पूछे कि चौरी को चौरा कांड क्या है या फिर चौरी चौरा कांड क्यों फेमस है, ऐसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि चौरी चौरा कांड के बारे में। ओके, कि क्यों फेमस है भाई चौरी चौरा कांड? आपके सामने उत्तर लिखा हुआ है। चौरी चौरा जो था एक प्रकार से एक जलियांवाला बाग हत्याकांड है, वो भी फेमस है। ठीक, चौरी चौरा कांड ये भी फेमस है। तो क्या है आखिरकार चौरी चौरा कांड? देखिए, गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा असहयोग आंदोलन जो था, शांतिपूर्वक क्या हो रहा था, रन हो रहा था, चल रहा था। हुआ कि 5 फरवरी का दिन था, 1922 ईस्वी का समय काल है। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जो है एक प्रकार से जिला है, यूपी में पड़ता है गोरखपुर। सबसे लंबा प्लेटफार्म भी है यहाँ पर, रेलवे स्टेशन। तो गोरखपुर में एक स्थान है चौरी चौरा नाम का। तो चौरी चौरा नाम के स्थान पर कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया? जुलूस निकाला गया। कांग्रेस क्या है? ये 1885 ईस्वी में कांग्रेस, बड़े ध्यान समझिएगा, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा और एक प्रकार से डब्ल्यू.सी. बनर्जी वगैरह थे, इन सभी के द्वारा मिलकर के जो है स्थापित की गई। और ये एक प्रकार से ऐसी संस्था थी, मतलब आईएनसी के नाम से जानी जाती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में इसकी संस्था होती है, मतलब इसकी इस संस्था की स्थापना होती है। और इसकी स्थापना हो जाने से एक प्रकार से भारतीयों के मन में एक ये पैदा हो जाता है कि हाँ, अब हमारी बातों को भी सरकार तक पहुँचने में एक प्रकार से एक संस्था बीच में आएगी, और वो संस्था थी कौन? कांग्रेस। तो ये भारतीयों के द्वारा बनाई गई थी। ठीक, ए.ओ. ह्यूम जो थे वो एक प्रकार से बात की जैसे आज के आईएएस ऑफिसर की जो नौकरी होती है, उसी नौकरी पर, उसी पद पर थे कौन? ए.ओ. ह्यूम, जो कि आयरलैंड के थे और इंग्लैंड की तरफ से वो लोग भारत में आए थे, भारत के लोगों को संचालित करने के लिए। मतलब वो एक प्रकार से जिस समय जो कार्य आज के आईएएस को होता है, डीएम का, वही कार्य कर रहे थे। ठीक, तो गोरखपुर जिला में चौरी चौरा नाम के स्थान पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को कांग्रेस के द्वारा जुलूस निकाला गया, मतलब निकाला जा रहा था। पुलिस ने जुलूस को रोकने का प्रयास किया कि जो है जुलूस ना निकले। और जब पुलिस ने जो है जुलूस को रोकने का प्रयास किया, उससे क्या हो गया? जिससे जनता और पुलिस में क्या हो गई भाई? मुठभेड़ हो गई, दोनों में झगड़े जो प्रकार से प्रारंभ हो गए।
पुलिस भाग करके मतलब कि जो पुलिस थी वो भाग करके कहाँ पर चली गई, पुलिस चौकी में जाकर के छिप जाती है। और जब वो जाकर के पुलिस कहाँ पर छिप जाती है, थाने में छिप जाती है, पुलिस चौकी में चली जाती है। इसके बाद में जो भीड़ थी वो ज़्यादा उत्तेजित थी और जब उस उत्तेजित भीड़ ने क्या करा, पुलिस चौकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और चारों तरफ से घेर लिया और उस पुलिस चौकी में क्या कर दी, आग लगा दी। अब इस हिंसक कार्रवाई के में जो है एक थानेदार जो है की मृत्यु हुई और साथ ही साथ 21 सिपाही, जो एक थानेदार जिसको आप एसओ वगैरह कहते हैं वो उनकी, और 21 सिपाही जो है जल करके उसी थाने में क्या हो गए, राख हो गए। इस हिंसक घटना से गांधी जी को बहुत आघात हुआ और जब उनको बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा उसके कारण से इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। कौन सा आंदोलन, जो आंदोलन इनका था, कौन सा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन इन्होंने चलाया था। असहयोग आंदोलन क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, असहयोग माने कि हम लोग जो है अंग्रेजों का जो भी वो करेंगे, मतलब अंग्रेज लोग जो भी करेंगे उनका हम हमेशा असहयोग करेंगे, मतलब उनका हम सहयोग नहीं करेंगे, मतलब जो भी वो नियम वगैरह लाएँगे, उन नियमों का और कुछ भी चीज़ जब वो लोग करेंगे हम लोगों के लिए, तो उनका हम समर्थन कभी नहीं करेंगे, ये चीज़ों का मतलब कि तो वही था असहयोग आंदोलन, मतलब हम लोग इनका सहयोग नहीं करेंगे। तो ये था असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी ने ये आंदोलन प्रारंभ किया था, बीच में क्या हो गया, हिंसा हो जाती है और जब बीच में हिंसा हो जाती है, तो हिंसा गांधी जी को मतलब जो है कि कटु लगती थी, मतलब हिंसा उनको बहुत ज़्यादा क्या थी, कटु थी और अहिंसा के बहुत ज़्यादा पुजारी थे गांधी जी। तो इसीलिए गांधी जी ने क्या कर दिया, जो उनका असहयोग आंदोलन जो उन्होंने चलाया था, अच्छे तरीके से रन कर रहा था, चल रहा था, उसको क्या कर दिया, स्थगित कर देता है। और इन्हीं कारणों से चौरी चौरा कांड जो है प्रसिद्ध है और फेमस है। चौरी चौरा में क्या हुआ था, वो चौरी चौरा नाम के पुलिस चौकी में जो है कांग्रेस के मतलब जो थे पार्टी के मेंबर्स और जो भीड़ थी उन सभी लोगों ने मिलकर के आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाही और एक थानेदार अर्थात 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए चौरी चौरा क्या है, फेमस है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपकी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देखिए फटाफट से, मोस्ट इंपोर्टेंट अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दूसरा नंबर प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी, ये लॉर्ड इरविन है, लॉर्ड जो है, लॉर्ड जो शब्द लगाया जाता है, लॉर्ड माने होता है देवता, और ये लोग जो है अंग्रेज लोग जो थे अपने आप को देवता समझते थे, तो ये लॉर्ड जो था, लॉर्ड इरविन का जो है, लॉर्ड बेलीजली, लॉर्ड ये लॉर्ड वो, लॉर्ड माने होता है एक प्रकार से देवता। तो जैसे अपने यहाँ पर लगाते नहीं हैं, जैसे कि नाम रखना हुआ कि रख लिया कि जैसे कि राम मूरत हो गया, नाम शिव मूरत हो गया, इसी प्रकार से राम शंकर हो गया, गौरी शंकर हो गया, या कई प्रकार के नाम आप लोग रखते नहीं हैं, जैसे कि हिंदू में रखते हैं, तो ये तो हिंदू के देवताओं का ये नाम रख लिया। ऐसे जो अंग्रेज वगैरह हुआ करते थे, ये लोग अपने नाम के आगे लॉर्ड वगैरह लगाया करते थे। लॉर्ड माने एक देवता से तुल्य माना जाता है, तो लॉर्ड माने देवता। तो उसके बीच में जो अंग्रेज सरकार की तरफ से भारत में प्रतिनिधित्व कर रहा था कौन? इरविन, और उनके बीच में, इरविन के बीच में और गांधी जी के बीच में। तो गांधी और इरविन के बीच में क्या हुआ था? समझौता हुआ था। और वही समझौता जो है यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसमें किन बातों का एक प्रकार से मेंशन किया गया था। आपसे क्या प्रश्न पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ है कब हुआ है? तो आप सीधे लिखेंगे कि जो है सन 1930 ईस्वी में गोल मेज सम्मेलन का कोई नतीजा नहीं निकला। ये गोल मेज सम्मेलन क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? गोल मेज माने होता है कि एक गोल-गोल मेज होती थी। कैसी मेज भाई? गोल-गोल मेज। और उसके चारों तरफ क्या होते थे? उसके चारों तरफ जो होती थी कुर्सियाँ लगी होती थी। अब क्या होती थी? चारों तरफ कुर्सियाँ लगी होती थी, गोल एकदम से मेज होती थी। अब इसमें क्या होते थे? चारों तरफ से लोग बैठते थे। और जब चारों तरफ से लोग बैठेंगे तो यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर ये होगा मेरे भाई कि एक दूसरे की तरफ जो है निगाहें सबकी होंगी, मतलब कि क्या होगी? कोई ना तो छोटा है, ना कोई बड़ा है। इस सभा में क्या है? सभी लोग बराबर हैं। यहाँ पर क्या हुआ था? गोलमेज सम्मेलन, ये इंग्लैंड में जो है बुलाया गया था। इंग्लैंड में ये गोलमेज सम्मेलन हुआ। वहाँ पर लोगों को बुलाया गया, लेकिन जो है भारत की तरफ से भी बुलाया बुलाया गया कि भारत की जो समस्याएँ थी उनको सुलझा ली जाएँ। तो ऐसे में गोलमेज सम्मेलन हुआ, लेकिन यहाँ पर गांधी जी नहीं जाते हैं। और जब गांधी जी नहीं जाते हैं तो क्या होता है? नतीजा सही नहीं निकलता है। तब वहाँ से जो है वो कहते हैं, जो इंग्लैंड की सरकार होती है, वह कहती है कि जो है गांधी को वहाँ से लेकर के आओ, तब जो है सम्मेलन होगा। यहाँ से तो जैसे कि वो सब जाते हैं, भीमराव अम्बेडकर हो गए और उसके बाद में और भी तमाम सारे लोग जो है वहाँ पर गए थे कि दलितों के लिए जो है अलग से राज्य की माँग उन्होंने करी थी। मुसलमानों के लिए जिन्ना अलग से माँग कर रहे थे, वहीं पर जाकर के गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में, तो उसको स्थगित कर दिया था। तो वही गोलमेज माने होता है कि गोल-गोल मेज़ थी, उसी पर चारों तरफ से लोग, मतलब कि कुर्सी लगी थी और सभी एक-दूसरे से क्या थे? बराबर थे एक-दूसरे की तुलना में, तो इसलिए गोलमेज सम्मेलन जो है किया गया था।
तो सन 1930 ईस्वी में जब गोलमेज सम्मेलन का क्या हुआ मेरे भाई, जब 1930 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन का कोई नतीजा नहीं निकलता है और उसके बाद में क्योंकि कांग्रेस ने सम्मेलन में भाग ही नहीं लिया था और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी को जाना था। तो गांधी अर्थात कांग्रेस जो संस्था थी उसने भाग ही नहीं लिया था। कांग्रेस का कोई सदस्य जो है वहाँ पर गया ही नहीं था। कहाँ पर? अंग्रेज मतलब कि इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। तब क्या हुआ, अंग्रेजों ने सोचा कि कांग्रेस के बिना किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। बिना कांग्रेस के जो है चूंकि कांग्रेस जो थी वो भारत की प्रिय पार्टी थी और भारत के सभी लोग कांग्रेस पर विश्वास करते थे। कांग्रेस अगर एक जगह कह दे कि हाँ यहाँ जाना है तो कांग्रेस के लोग चले जाया करते थे। तो मतलब कि जो लोग होते थे भारत के वो चला जाया करते थे। मतलब हर एक चीज़ जो है कांग्रेस के ऊपर विश्वास करते थे। उसमें गांधी जैसी परम सत्ता भी आ चुकी थी। तो कहीं न कहीं पे उन पे विश्वास बहुत ज़्यादा था। गांधी जी एक बार अगर कह दें तो बहुत सारे लोग उनके पीछे चल पड़ते थे। तो अंग्रेज़ों को ये बात पता चली कि हाँ, बिना गांधी जी के कुछ हो नहीं सकता, तो इसीलिए जो है उनको बुलाना परम आवश्यक है। तब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक आदेश पारित किया और आदेश पारित करके वायसराय जो लॉर्ड इरविन थे, उनके से कहा कि जा कर के जो है आप गांधी जी से बातचीत करो और जो बातचीत करने में जो है आए और एक प्रकार से उनको बुला करके यहाँ पर लाओ, उनसे हम लोग भी बात करें और क्या मैटर है उसको सुलझाने का प्रयास करें। ये जो है ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा, जो है वायसराय थे उस समय के लॉर्ड इरविन, उनसे कहा। और तो गांधी और इरविन के वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में जो समझौता हुआ कब हुआ करके मतलब कि एक प्रकार से वार्ता हुई, एक समझौता हुआ 5 मार्च 1931 ईस्वी को। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि जो है गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को जो है गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में क्या होता है, समझौता हुआ। गांधी कौन भाई? महात्मा गांधी जी के बारे में बात कर रहा हूँ, राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ जिसमें क्या कहा गया, जिसे गांधी-इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। तो गांधी-इरविन समझौता यही था जो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आगे बढ़ते हैं और मूल मुद्दों को समझते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, तो हालाँकि आप अभी यही ये समझो तो कि चूँकि रिवीजन क्लास चल रही है आपकी, बड़ी ही आसानी से हर एक मुद्दे को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको सारी बातें समझ में तो आ रही होंगी। एक बार मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। सभी दोस्तों के पास अपने शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास, पूरा का पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में मर्ज करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप सभी लोग मेरे मनोबल को और उत्साहित करें और एक प्रकार से और जो है एक प्रकार से हमारे मनोभाव को उज्ज्वल करें। ओके, मतलब आगे बढ़ाएँ ताकि आप लोगों का भविष्य ठीक-ठाक हो सके। तीसरा प्रश्न देखें। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है कि पूना समझौता क्या है, इसका वर्णन कीजिए। अब ज़रूरी नहीं कि ये 50 शब्दों में ही आपसे जो है उत्तर पूछे या 200 शब्दों में ही लिखना है। आपसे ऐसा मतलब कुछ भी पूछ सकता है पूना समझौता के बारे में। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी पूना समझौता के बारे में जानेंगे, तो आप बना करके लिख देंगे एग्ज़ाम्स में तो अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है? बस थोड़ा-सा घुमा करके ऐसे लिखें ताकि ये लगे कि हाँ, पूना समझौता के बारे में ही आप बता रहे हो। मतलब कुछ ऐसे बनाएँ कि लगे कि हाँ, यही इसी प्रश्न का उत्तर आप बनाए हो, ठीक है? तो यहाँ पर पूना समझौता क्या है भाई? पूना समझौता क्या है, इसका वर्णन कीजिए। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों ने एक और चाल चली। अब एक सम्मेलन हो गया प्रथम, प्रथम में जो है यहाँ से कोई नहीं गया था। उसके बाद में जब जो है गांधी के पास लॉर्ड इरविन आ जाते हैं और लॉर्ड इरविन जो थे उन्होंने जब संधि करी, समझौता किया, तब गांधी जी ने जो है तमाम सारी मांगे रखी, उनको उन्होंने पूरा करने का आश्वासन दिया, पूरा भी किया। तो क्या हुआ उसमें जो है अब 1900 एक प्रकार से 31 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है और उसके बाद में क्या होता है कि जो है अंग्रेज़ों ने जो है एक चाल चली और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को बुला लिया वहाँ पर और वहाँ पर बुलाने के बाद में भी तमाम सारी बातें हुई। तो उसका भी कोई उतना ज़्यादा मतलब नहीं हुआ, लेकिन जो है ये सम्मेलनों के माध्यम से ये जो थे फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेज लोग अपनाया करते थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से जो है जब गए, चूँकि जब गांधी जी को संतुष्ट कर ले गए कि हाँ, ये चीज़ जो आप कह रहे हो कि ये मैं करूँगा, तब ये जो है गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया, गए वहाँ पर। तो जो है एक चाल वहाँ पर क्या चली गई, अंग्रेज़ों ने एक चाल चली और कौन-सी चाल थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था इन्होंने बताई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, पृथक माने होता है अलग, निर्वाचन माने होता है कि जैसे कि जो नेता होते हैं ना, उनको चुनने की जो एक प्रकार से प्रक्रिया होती है, वही निर्वाचन कहलाती है। तो निर्वाचन की व्यवस्था की जो है 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा पहले से ही लागू की गई थी। लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने हिंदुओं में फूट डालने के उद्देश्य से हरिजनों के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो लगातार जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी में भी उन्होंने वहाँ पर जाकर के दलितों के लिए कहा था कि एक देश होना चाहिए।
और जो है दूसरे में भी ऐसा इसका उन लोगों ने कर दिया। अंग्रेज़ों ने यही किया कि अगर हरिजनों को जो प्रकार से जो छोटे कास्ट के लोग हैं, मतलब कहने का मतलब छोटे कास्ट कोई जो है छोटा नहीं है, ना कोई बड़ा है। अब यहाँ पर हरिजन जो थे, मतलब जो आज की जो लोग छोटी कास्ट बोलते हैं, उनके बारे में। तो हरि माने होता है भगवान, जन माने होता है आदमी। तो ये हरिजन जो शब्द है किसने दिया है? महात्मा गांधी जी ने ही दिया है। तो हिंदुओं में फूट डालने के उद्देश्य से हरिजनों के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था जो है की गई, किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और जो है किसके, मतलब बी आर अम्बेडकर थे जो है, उन्होंने ये सारी चीज़ें करी कि द्वितीय जो है एक प्रकार से अलग निर्वाचन की व्यवस्था हो, किसके लिए? तो दलितों के लिए भी। तो गांधी जी को इस निर्णय से क्या हुआ? बहुत आघात पहुंचा, जब चूंकि वहां पर वो भी गांधी जी भी थे। भीमराव अम्बेडकर ने एक प्रकार से कहा हाँ हाँ ठीक है, अलग निर्वाचन की व्यवस्था होगी। तो गांधी जी को ये बात कहीं न कहीं पे ऐसा लगने लगा कि आगे चल कर के बड़ा खतरा होगा, और गांधी जी दूरदर्शिता से अपने देखे, मतलब कि उनको दूरदर्शी व्यक्ति हैं गांधी जी। तो उन्होंने देखा कि आगे चल कर के जो है अलग देश भी बन सकता है, और कई मुद्दे होंगे, बहुत ज़्यादा जो है एक प्रकार से दिक्कत आएगी आगे चल कर के। तो गांधी जी को इस बात से क्या पहुँचा? बहुत आघात पहुँचा, और उन्होंने आमरण अनशन आरंभ कर दिया। कैसा अनशन? आमरण। आमरण माने होता है जब तक मर ना जाए, वही होता है आमरण, ठीक है? तो आमरण अनशन किसने प्रारंभ कर दिया? गांधी जी ने। आमरण माने क्या होता है? जो कभी, मतलब कि ऐसा कि जब तक मर ना जाओ तब तक जो है क्या करते रहो? अनशन करते रहो। तो गांधी जी ने आमरण अनशन क्या कर दिया भाई? तो गांधी जी ने आमरण अनशन जो था वो प्रारंभ कर देते हैं। और लेकिन क्या हुआ? जो है आमरण अनशन आरंभ कर दिया, किंतु अंत में हरिजन नेता थे। हरिजन नेता कौन थे उस समय? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और गांधी जी के बीच में क्या होता है, जब आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं तो लोग जो थे वो लगातार जो है बताते हैं कि नहीं, जो है भीमराव अंबेडकर को समझाया भी लोगों ने, और कहा कि जो है गांधी जी से मिल लो। गांधी जी से मिलते हैं वो, और मिलने के बाद में गांधी जी ने जो है इतना समझा दिया इनको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इतना ज्ञान बता दिया, मतलब बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी वार्ता हुई। और उसके बाद में क्या हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एक प्रकार से रास्ते पर ले आए। मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में कब समझौता, मतलब कि 1932 ईस्वी में क्या हुआ? 1932 ईस्वी में जो है पूना में क्या होता है? एक समझौता होता है। और इसी जो पूना में समझौता हो, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पूना पैक्ट, अर्थात पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। चूंकि ये पूना स्थान में हुआ था, पुणे स्थान में हुआ था, इसीलिए इसको पूना पैक्ट या फिर पूना समझौता कहा जाता है। चूंकि यह जो पैक्ट था एक समझौते के तरीके से था। गांधी और हरिजनों के जो नेता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके दोनों के बीच में संबंध स्थापित, मतलब कि उनके दोनों के बीच में क्या हुआ? समझौता हुआ। और आपको बता दूं, हरिजनों हरिजनों के सबसे मतलब कि भीमराव अम्बेडकर की उतनी फिजा नहीं थी जो है हरिजनों में, जितनी फिजा महात्मा गांधी की थी। महात्मा गांधी के कहने पर बहुत ज़्यादा हरिजन जो छोटे कास्ट के थे वो आगे आ जाते थे। और लेकिन भीमराव अम्बेडकर अगर कहते तो उतना ज़्यादा ना आते। ठीक, ये बात आप भी ध्यान रखेंगे। गांधी जी हरिजनों के बड़े प्रिय जो है एक प्रकार से लीडर थे। ओके। पुनः समझौते के अनुसार हरिजनों के लिए विधानमंडलों में स्थान सुरक्षित कर दिए गए, किंतु पृथक निर्वाचन का निर्णय समाप्त कर दिया गया। गांधी जी की यह एक महान विजय थी। कौन सी? ये जो पूना पैक्ट था एक महान विजय थी। अगर गांधी जी उस समय कदम न उठाए होते तो आज एक और इंडिया बना होता, मतलब कि एक दूसरा भी एक प्रकार से 3-4 जो है देश बने होते, उनमें एक ये भी देश होता। ठीक, ये गांधी जी की विश्वास मानी, गांधी जी ने जो है बचा लिया। आगे समझते हैं अगला। अगला मुद्दा आपका जो है चौथा नंबर प्रश्न है लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन जो थे उनके बारे में, तो माउंटबेटन योजना पर संक्षिप्त निबंध लिखिए, आपसे एग्जाम से प्रश्न बन सकता है। तो माउंटबेटन योजना क्या थी इसको देख लेते हैं। 23 मार्च 1947 ईस्वी को माउंटबेटन भारत के वायसराय क्या क्या बनते हैं? 1947, 23 मार्च 1947 ईस्वी को जो है माउंटबेटन जो थे भारत के वायसराय बने। अब इस समय भारत जो था आज़ाद लगभग एक प्रकार से ही होने वाला था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने कहा कि भारतीयों को सत्ता माउंटबेटन के हाथ से सौंप दी जाएगी। और लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल से पाकिस्तान की मांग स्वीकार करने की बात कही कि हाँ पाकिस्तान जो है जिंदा कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी बनना चाहिए। तो इसके लिए जो है सरदार और पटेल से जो है, मतलब सरदार और नेहरू जो थे, मतलब सरदार और मतलब पटेल और नेहरू जो थे, उनसे बात करी किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। और आप ध्यान रखेंगे कि जो ये जिन्ना वगैरह हुआ करते थे, डायरेक्टली आकर के इन लोगों से नहीं कहते थे कि हमको अलग देश की मांग करो। ये अंग्रेजों को कोचे रहते थे, अंग्रेजों की भाई हमको भी देश चाहिए, हमको भी देश बनना, ठीक है, हमको भी देश बनाना, इसी प्रकार से कई बातें किया करते थे। ओके। तो यहाँ पर ये नेहरू और सरदार पटेल से पाकिस्तान की मांग स्वीकार करने की बात कही। सांप्रदायिकता से बचने के लिए उन्होंने विभाजन की मांग को स्वीकार कर लिया। भारत विभाजन की योजना को कांग्रेस ने जब स्वीकार कर लिया तो माउंटबेटन 18 मई
1947 ईस्वी को ब्रिटेन गए और लौट करके 3 जून 1947 ईस्वी को अपनी एक योजना लेकर के प्रकाशित आए और प्रकाशित करी। जो है इस योजना में भारत और पाकिस्तान 2 अलग-अलग राज्यों की स्थापना की बात जो है स्वीकार कर ली गई थी। और साथ ही साथ लॉर्ड माउंटबेटन योजना के जो है तहत बात की जाए, यहाँ पर और देखिए आप सभी लोग यहाँ पर, तो माउंटबेटन के बाद मतलब माउंटबेटन के दबाव के कारण से 9 जून 1947 ईस्वी को जिन्ना ने भी इस योजना को स्वीकार कर लिया। यद्यपि इसमें जो है उन्हें वही भाग दिया गया जो CR फार्मूला द्वारा 1944 ईस्वी में दिया जा रहा था, जिसे जिन्ना ने लंगड़ा और दीमक लगा कर कह करके क्या कर दिया था, ठुकरा दिया था। ये पहले से जिन्ना जो थे वो जो है देश की मांग कर रहे थे, मतलब कि 1930 ईस्वी के आसपास से ही ये जो है पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। तो इस समय उनको कुछ चीज़ें दी गई थी, इनको कुछ चीज़ें दी भी गई थी जो है किसको, जिन्ना को, लेकिन तब उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया था। लंगड़ा और दीमक कहा था, दीमक लगा बोल दिया था, जो इनको राज्य वगैरह मिला था थोड़ा बहुत, तो मतलब उसको क्या कर दिया था, जो है ठुकरा दिया था। और वही बाद में जो CR फार्मूले के तहत 1944 में दिया गया था, वही चीज़ दी गई 9 जून 1947 को, उसको उनको जिन्ना को स्वीकार करना पड़ा। ये यहाँ पर बात थी, ठीक। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने, 5वां नंबर प्रश्न है मेरे भाई। कौन सा है प्रश्न का क्या नाम है, प्रश्न यहाँ पर देखिए 5वां नंबर प्रश्न है कि भारत में उग्रवादी आंदोलन के बारे में आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछा। उग्रवादी आंदोलन क्या थे भारत में, ठीक। उग्रवादी आंदोलन भाई, तो भारत में उग्रवादी आंदोलन का प्रारंभ 1906 ईस्वी में हुआ। यह 1909 ईस्वी तक चला। और जो है चूंकि हुआ क्या कि जो है एक पंथ था, मतलब कि यही जो कांग्रेस पार्टी थी, इसी में दो विचारधाराएं चलती थी, एक गरम दल और एक नरम दल। एक उग्र विचारधारा थी, मतलब कि जो तुरंत डिसीजन लेती थी और डरती नहीं थी, चाहे लड़ कर के ले। और लेकिन एक वही विचारधारा थी दूसरी जो नरम दल थी, जिसमें गांधी वगैरह थे। और जो गरम दल था यानी उग्र विचारधारा, उसमें लाल बाल पाल, आपने सुना होगा लाला लाजपत राय, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और जो है पाल से होता है आपका बिपिन चंद्र पाल, पाल से क्या है बिपिन चंद्र पाल, ओके। तो लाल बाल पाल जो है ये तीन जो है गरम दल के नेता हुआ करते थे। तो वही जो है 1906 ईस्वी में आते थे। 1885 में स्थापना होती है किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और 1906 ईस्वी तक जो है क्या होता है, इसमें जो है दो विचारधाराएं कार्य करना प्रारंभ होती, बाद में 1919 से तक आते थे, एक में फिर विलीन हो जाती है। तो भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के पदार्पण के साथ उग्रवादी आंदोलन का अंत हो जाता है। जब महात्मा गांधी उसमें आते हैं तब उग्रवादी आंदोलन खत्म हो जाता है, ठीक। क्रांतिकारियों को बम, पिस्तौल, राजनीतिक हत्याओं और राजनीतिक जो है डकैतियों में विश्वास था। इस युग में आंदोलन का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में चला गया था। और ये नवयुवक क्रांतिकारी थे, उनमें जैसे लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल माने विपिन चंद्र पाल, तो ये थे। ये एक प्रकार से क्या करते थे, बम वगैरह, पिस्तौल, इन सभी का प्रयोग करके जो है अंग्रेजों से लड़ाई झगड़ा किया करते थे। मतलब कि लड़ाई झगड़ा क्या, देश को आज़ाद करवाना, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ अपनाना पड़े, तो ये लोग ऐसे थे। तो उग्र विचारधारा और एक प्रकार से नरम विचारधारा, तो नरम दल गरम दल दो दल जो है 1905 ईस्वी, मतलब 1905 से 1906 ईस्वी के आसपास दिखाई पड़ते हैं और 1919 तक चलते हैं। और जब गांधी जी उसमें आते हैं जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो समाहित होते हैं, मतलब उसमें मिल जाते हैं, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बनते हैं कौन, महात्मा गांधी, तब जा करके ये उग्रवादी जो आंदोलन थे थोड़ा सा बहुत थोड़ा समाप्त होते हैं, मतलब कि थोड़ा रुकते हैं, और गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन प्रारंभ होते हैं और उसी का लोग साथ देते हैं और आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, स्क्रीन पर देखें कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरम दल क्या था। इसको समझते नरम दल। तो स्वतंत्रता आंदोलन में दो विचारधाराएं थीं, एक तो नरम दल और एक दूसरा कौन सा था, गरम दल। सन 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल का प्रभाव था। 1907 ईस्वी में उग्रवादियों का प्रभाव आ गया और नरम दल के नेता शांति प्रिय थे, वे अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। इनके मुख्य विचार निम्नलिखित थे, किसके, नरम दल वालों के। कौन से विचार थे भाई, पहला था ये कि पाश्चात्य जो है सभ्यता के समर्थक भी थे नरम दल वाले। दूसरी बात यह है कि ब्रिटिश शासन में आस्था इनकी थी, किसकी, नरम दल वालों की, मतलब कि ब्रिटिश शासन जो कहता था, जो नियम बनाता था उसको फॉलो भी करते थे, उस पर उनके नियमों पर चलते थे। पाश्चात्य माने होता जो पश्चिमी सभ्यता, पाश्चात्य माने होता पश्चिम की, पश्चिम माने की जो यूरोप में जो चीज़ें हो रही हैं वो सभ्यता, उस सभ्यता के समर्थक थे, वो सभ्यता अच्छी है ऐसा मानने वाले थे कौन, नरम दल वाले।
तीसरी बात ये है कि क्रमिक सुधारों में विश्वास रखते थे। क्रम माने कि धीरे-धीरे जो होगा, एक क्रम से सुधार होगा, ये इन पे विश्वास रखते थे। चौथी बात ये थी कि वैधानिकता में विश्वास थे। वैधानिकता माने होता है कानून में इनका विश्वास था। और पाँचवीं बात ये थी कि अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास था। जो अंग्रेज़ की एक प्रकार से जो न्याय व्यवस्था थी, उनमें इनका विश्वास था कि अंग्रेज़ लोग न्याय देंगे। छठवीं बात ये थी इनकी कि ब्रिटेन के साथ संबंध भारतीय हित में जो है। तो ब्रिटेन के साथ संबंध जो है अगर मैं बनाए हम लोग बनाए रखेंगे तो ये भारत के हित में ही रहेगा। ऐसा इन लोगों का मानना था किनका? नरम दल वालों का, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। सातवां मुद्दा इनका ये था कि हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास इनका था। किसमें? हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास भी था। साथ ही साथ जो है 8वां चीज़ ये थी इनकी कि देश की सेवा भी ये लोग करते थे। और जो है 9वीं चीज़ ये थी कि स्वतंत्रता से ही मानव प्रगति संभव है, ऐसा इन लोगों का मानना था। इसीलिए स्वतंत्रता के लिए ये लोग जो क्या करते थे? मानव प्रगति के लिए स्वतंत्रता को लेना चाहते थे। तो ये चीज़ें थी, ठीक? आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को हम समझ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं। चलिए फटाफट से वेलकम टू सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू शुक्ला एचडी पॉइंट। चलिए 7वां नंबर प्रश्न देखें। पॉलिटिकल साइंस की क्लास हो रही है। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व बताइए भाई। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व बताइए। तो भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व बताइए। भारत छोड़ो जो है आंदोलन क्या है, इसके बारे में एग्जाम से प्रश्न बन सकता है। एक बात हमने आपको नहीं बताई, कैबिनेट जो मिशन आया था और जो है उस योजना में क्या प्रावधान किए गए थे। तो 15 मार्च 1946 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड इटली ने कॉमन्स सभा जो है में घोषणा कर दी क्या कि सम्राट की सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाए। भारत को यह निर्णय करने का भी अधिकार होगा कि वह राष्ट्रमंडल में रहेगा कि नहीं रहेगा। 24 मार्च 1946 ईस्वी को ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य भारत में आते हैं और उन्होंने विभिन्न दलों एवं गुटों से बातचीत करके एक योजना 16 मई 1946 ईस्वी को प्रस्तुत करी, जिसमें जो है पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार भी कर दिया गया था। भारत के लिए संघ शासन प्रस्तावित कर दिया गया था। मिशन ने प्रांतों की 3 श्रेणियां बनाई थी और संविधान सभा के निर्माण की योजना भी पेश की गई थी। एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए, इन बातों का भी मेंशन किया गया था। आज़ादी के बाद रियासत अपनी इच्छा से के अनुसार किसी में रह सकते हैं, तो इस बात को भी बताने का प्रयास किया गया। भारत को राष्ट्रमंडल से पृथक होने का भी अधिकार दिया गया। ठीक, तो ये चीज़ें थी जो हमने आपको बताया किसके किसके बारे में। ये था आपका कैबिनेट मिशन योजना के बारे में। ठीक, तो एग्जाम से प्रश्न पूछे तो बता दीजिएगा। ये आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व बताइए। उत्तर में आप क्या लिखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीयों में एक ऐसी अपूर्व जागृति उत्पन्न कर दी है जिससे ब्रिटेन के लिए भारत पर लंबे समय तक शासन कर पाना मुश्किल हो गया। क्या हो गया? भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में प्रारंभ होता है, उसके तहत क्या होता है, ये भारतीयों ने एक ऐसी अपूर्व जागृति उत्पन्न कर देती है कि ब्रिटेन को लग गया कि हाँ, भारत पर अब ज़्यादा दिनों तक हम शासन नहीं कर पाएंगे। और यस्सी बनर्जी एक व्यक्ति हैं, इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप अधिराज्य की पुरानी मांग सर्वथा समाप्त हो जाती है और उसका स्थान पूर्व स्वतंत्र की मांग ने ले लिया। मतलब क्या है कि इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप अधिराज्य की पुरानी मांग सर्वथा समाप्त हो गई और उनका उसका स्थान जो था पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने ले लिया। इसी आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो है पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। अगस्त क्रांति अत्याचार एवं दमन के विरुद्ध भारतीय जनता का विद्रोह था। यह क्रांति जनता में उत्पन्न नवीन उत्साह और गरिमा की सूचक थी। इसी आंदोलन के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में जनमत इतना अधिक जो है भारत के पक्ष में हो गया। वहाँ पर ब्रिटेन के लोग और अमेरिका के लोग ये सब भी भारत की आज़ादी के लिए वहाँ की सरकार से कहने लगे, ये बात हो गई। तो इसीलिए क्या हो गया, तो जनमत इतना अधिक भारत के पक्ष में हो गया कि अंग्रेजों को विवश होकर के भारत छोड़ना पड़ा और भारत छोड़ो आंदोलन लगभग सफल सा प्रतीत हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे ये बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या थे, इसको लेकर के आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछा है तो क्या बताएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण, तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कैसे हैं भाई, निम्नलिखित हैं। पहला है कि क्रिप्स मिशन की असफलता जो है, ये पहला ही कारण हो गया। दूसरा कारण ये है कि जो है जापानी आक्रमण का भय भी था। क्या जापानी आक्रमण का भी भय बना था, किस पर, जो है इंग्लैंड वालों पर। और क्रिप्स मिशन जो उन लोगों ने बना करके भेजा था भारत में, वो विफल भी हो गया था। उसके जो नियम कायदे थे उसको भारतीयों ने मानने से मना कर दिया। ऐसे में उनको लगा कि हाँ, भारतीय लोग भारत पर अब ज़्यादा ज़्यादा दिनों तक हम लोग शासन नहीं कर पाएंगे। ठीक, अगला है आपका तीसरा बात कि ब्रिटिश राज्य व्यवस्था में भारतीयों का क्या रहा, अविश्वास हो गया।
चौथी बात यहाँ पर बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार भी ये लोग क्या करते थे। पांचवा कारण ये था कि पूर्वी बंगाल में आतंक का भी साया बना हुआ था, तो ये भी कारण है। छठवां कारण है कि वस्तुओं और सेवाओं के बढ़ते मूल्य भी एक प्रकार से कारण बन चुके थे। आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि उदारवादी नेता अंग्रेजों के हितैषी क्यों माने जाते थे। पहला प्रश्न ये है कि उदारवादी मतलब ये प्रश्न 9वां नंबर कि उदारवादी नेता अंग्रेजों के हितैषी क्यों माने जाते थे। तो पहला पॉइंट ये है कि ब्रिटिश सरकार एवं उनकी जो उसकी जो न्यायप्रियता में विश्वास, मतलब ब्रिटिश सरकार और उसकी प्रियता में विश्वास था किसको, तो उसकी न्यायप्रियता में विश्वास था मेरे प्यारे दोस्तों उदारवादी जो नेता थे उनको। ठीक, जो कांग्रेस के ही थे उदारवादी नेता, तो इसमें विश्वास रखते थे। दूसरी बात ये थी कि ब्रिटिश शासन के देशों को स्पष्ट करना, ब्रिटिश शासन के दोषों को स्पष्ट करना इनका काम हुआ करता था। ठीक है। तीसरी बात यह है कि ब्रिटेन के साथ भारत का संबंध हितकारी हो, इसलिए ये लोग जो हितैषी जो है माने जाते हैं। चौथा कारण ये है कि भारतीय राष्ट्रीयता जो है इनके अंदर भारतीय राष्ट्रवाद मतलब कि राष्ट्रीयता भी थी। कर्मिक सुधार में ये लोग विश्वास करते थे। भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा भी एक प्रकार से दी जाती थी और स्वतंत्रता संग्राम का आधार भी पैदा करना इसका लक्ष्य था, मतलब इन लोगों का इसका जो है नरम दिल वालों का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 10वां नंबर कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के 3 कारण थे। कौन कौन से। पहला कारण ये है कि रौलट एक्ट के ये कारण है पहला। दूसरा कारण है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तीसरा कारण है खिलाफत का प्रश्न। ये 3 कारण है किसके, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था उसका एक प्रकार से 3 कारण थे। आगे देखते हैं 11वां नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि देश की आज़ादी में कौन कौन से तत्व सहायक कर रहे हैं, मतलब सहायता कर रहे हैं। तो देश की आज़ादी में कौन कौन से तत्व सहायक जो है रहे हैं। तो पहला ये है कि आंदोलन का मजबूत होना, ये जो है देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण जो है एक प्रकार से क्या रही हैं, सहायता तो रही कि जो है मतलब आंदोलन का मजबूत होना, मतलब कोई भी आंदोलन चलते थे तो उसका मजबूती से महात्मा गांधी जो होते थे डट करके सामना करते थे। और भी लोग थे जो उनके साथ हुआ करते थे, तो एक प्रकार से मजबूत आंदोलन ये लोग क्या करते थे। ठीक, इससे लगता था कि हाँ जो है आज़ादी देनी पड़ेगी अंग्रेजों को। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश जनता आज़ादी की पक्षधर भी थी। ब्रिटिश के अर्थात जो ब्रिटेन के लोग थे, जो इंग्लैंड के, वेल्स के और आयरलैंड के, उत्तरी आयरलैंड के जो है लोग थे, वो लोग क्या करते थे, आज़ादी के पक्षधर थे कि भारत में जो है एक प्रकार से भारत के लोगों को मुक्त किया जाए, आज़ाद किया जाए। तीसरी बात यह है कि मजदूर दल की उदारवादी नीति भी एक प्रकार से ये फैक्टर है। अगला है कि ब्रिटेन पर मित्र राज्यों का दबाव भी बढ़ रहा था। वहीं एशिया में नवजागरण जो है एक प्रकार से हुआ था और सेना द्वारा जो है ब्रिटेन के प्रति प्रति विद्रोह जो है भी किया गया। और वहीं तक 7वीं चीज़ की बात क्या है, 7वां पॉइंट है आपका साम्यवाद पर खतरा भी मंडरा रहा था। क्या, साम्यवाद पर खतरा भी मंडरा रहा था। और 8वां पॉइंट ये है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सहमति जो है एक प्रकार से क्या थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सहमति भी एक प्रकार से जो है थी। और यही था क्या, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया गया, तो यही सारे कारण थे जो कि हमने आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। चलें 11वां नंबर प्रश्न देखिए फटाफट से। 11वां नंबर प्रश्न आपका है कि देश की आज़ादी में कौन कौन से तत्व सहायता प्रदान कर रहे थे। तो पहला यही तत्व था कि आंदोलन मजबूत था, ब्रिटिश जनता आज़ादी की पक्षधर थी, तो हमने बता ही दिया आपको। अब देखिए अगला प्रश्न 12वां नंबर प्रश्न देखिए। 12वां नंबर प्रश्न है कि 1858 में 1858 1858 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम में क्या व्यवस्था की गई थी। तो 1858 ईस्वी का जो अधिनियम को लेकर के एक वीडियो हमने बना रखी है, उसको देख लीजिएगा। 1858 ईस्वी में भारतीय शासन अधिनियम में निम्न बातें शामिल की गई थी। पहली बात ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर क्राउन का शासन हो गया था। अब ब्रिटेन से शासन किया जाता था, पहले कंपनी यहीं पर शासन करती थी। अब जो है ब्रिटेन के क्राउन जो अर्थात जो महारानी हैं वो शासन भारत पर कर रही हैं। दूसरी बात यह है कि भारत भारत प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था करेगा। तीसरी एक प्रकार से 1858 के अधिनियम में बताया गया था कि गवर्नर जनरल का नया नाम वायसराय होगा। चौथी बात बताई गई थी कि स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सभी क्या स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सभी भारतीयों को क्षमादान भी दे दिया गया था और द्वैध शासन की समाप्ति भी करने के लिए कहा गया था। ठीक है, ओके। 13वां नंबर प्रश्न देख लीजिए। 13वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है क्या, इसको थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर के महीने में 1885 ईस्वी में जो है हुआ था। इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। इसका पहला जो तो क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था बम्बई के गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में जो है दिसंबर के महीने में 1885 में जो है क्या होता है, सॉरी जो है दिसंबर का महीना 28 दिसंबर को 1885 ईस्वी में पहला जो है अधिवेशन होता है, जो कि 21 दिसंबर तक चला, मतलब कि दो जो है 3 दिनों तक चला, 3 दिनों तक चला। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। कांग्रेस पार्टी के गठन के पीछे निम्न कारकों के जो है निम्न कारकों को उत्तरदायी माना जाता है। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत बताइए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत बताइए, अर्थात भारत के संविधान में कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। तो भारतीय संविधान के जो है निम्नलिखित स्रोत हैं। पहला है आपका ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन के संविधान से मतलब जो ब्रिटेन का संविधान था, जो हम लोग पर शासन कर रहे थे, उनका ज़्यादा प्रभाव भी मिलेगा। तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन पद्धति ली गई है। लोकसभा तथा विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक जो है उत्तरदायित्व और राष्ट्र लिया गया है। राष्ट्रपति की औपचारिक और स्थिति के बारे में भी जो है एक प्रकार से पूछा गया है। संसद एवं जो है विधानमंडलों की प्रक्रिया तथा उसके सदस्यों की विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां भी एक प्रकार से यहाँ पर बताने का प्रयास जो है किया गया है। ओके, आगे समझते हैं हम लोग, आगे समझते हैं मैंने भाई, फटाफट से सभी लोग देखिए। तो यहाँ पर हमने बताया ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन पद्धति, लोकसभा तथा विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति ली गई है, संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया ली गई है, उनके सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उनकी उन्मुक्तियाँ कैसे की जाती हैं, उन सभी के बारे में जो है जानकारी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। अगला है आपका संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है क्या लिया गया, 1789 में संविधान जो बना है उससे क्या लिया गया है, संघात्मक शासन प्रणाली ली गई है। कहाँ से, अमेरिका से। मूल अधिकार अर्थात मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स, वो भी जो है अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। स्वतंत्रता मतलब कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका भी अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया भारतीय संविधान में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मतलब अगला मुद्दा है फ्रांस के संविधान से। तो फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है। फ्रांस का संविधान जो था 1946 में जो लागू हुआ है, चौथा गणतंत्र में, ठीक है। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई कहाँ से, जो है फ्रांस से। आगे कनाडा के संविधान से क्या लिया गया, तो कनाडा के संविधान का निर्माण कब हुआ, 1946 में बना। कनाडा के संविधान से संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन जो है कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। अगला है आयरलैंड के संविधान। तो आयरलैंड का संविधान कब बना, 1937 में बना था। और वहाँ से क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से बात की जाए मेरे भाई, तो जर्मनी के संविधान का निर्माण कब हुआ, 1933 में हुआ। इससे क्या लिया गया, आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं भारतीय संविधान में। सोवियत जो है संघ का संविधान 1936 में बना। तो सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं, अर्थात जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं वो लिए गए हैं। जबकि यहीं पर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। आपको पता होगा राज्य सूची केंद्र सूची होती है, और जिनमें राज्य और केंद्र के दोनों के विषय आते हैं उसको समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला है आपका दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका का संविधान को जो है पूर्व की जो गोरी सरकार थी उस सरकार से, मतलब कि उसके संविधान से जो है संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको ली गई। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद 368 ईस्वी में ये प्रक्रिया बताने का प्रयास किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं जापान के संविधान से क्या लिया गया है। जापान के संविधान से जो है अनुच्छेद 21 की शब्दावलियों को लिया गया है। अगला है भारतीय शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। केंद्र और राज्य के मध्य जो है शक्तियों के वितरण की सूचियां जो है ली गई किसके, भारत शासन के अधिनियम से। तो भारत शासन अधिनियम जो 1935 का था उसे 100 से अधिक अनुच्छेद को हूबहू उतार लिया गया है, ठीक। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ये थे स्रोत भारतीय इतिहास को जानने की। ओके, मतलब भारतीय इतिहास को बनने से पहले जो है इतने ज़्यादा देश के संविधानों से ये चीज़ें ली गई हैं और भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसीलिए भारतीय संविधान को खिचड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे देश के संविधान के बारे में, मतलब अलग अलग संविधानों के जो है चीज़ों के बारे में यहाँ पर पता चलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखिए सभी लोग फटाफट से। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए फटाफट से। देखिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की अनुसूचियों का उल्लेख कीजिए। भारतीय संविधान की अनुसूचियों का उल्लेख कीजिए। तो भारतीय संविधान में बात की जाए तो कुल मिलाकर के अब जो है 12 अनुसूचियां हैं, जिनका विवरण इस प्रकार से है। पहले भारतीय संविधान में जब संविधान बना था तो 8 ही अनुसूचियां थीं, और अब 4 अनुसूचियां नहीं जुड़ी, तो कुल मिलाकर के 12 जो है अनुसूचियां हो गई हैं। प्रथम अनुसूची देखिए, और प्रथम अनुसूची में भारत संघ में शामिल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है, जिनकी संख्या कितनी है, 28 है और 7 हैं। तो राज्यों मतलब राज्य कितने हैं भाई, राज्य आपके 28 हैं लगभग इस समय, और जो है 7 केंद्र शासित या 8 हो गए होंगे केंद्र शासित, जो जम्मू कश्मीर बटा। आप इसको डाटा को गूगल गूगल कर लीजिएगा एक बार, ओके। तो 27 शायद 28 राज्य हैं, और जो है 8 या 9 हो गए हैं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, इसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। द्वितीय जो श्रेणी मतलब द्वितीय जो अनुसूची, उसमें कौन क्या बातें बताई गई है। द्वितीय अनुसूची में बताया गया है मेरे भाई, जो है राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, संसद एवं राज्य विधानमंडल के जो अधिकारी हैं, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं, उनके बारे में यहाँ पर उपबंध के बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है। तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं जनप्रतिनिधियों के शपथ एवं प्रतिज्ञा मतलब प्रतिज्ञान का प्रारूप जो है इसमें बताने का प्रयास किया गया तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में संस्थानों का आवंटन बताया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में यहाँ पर उपबंध किया गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। छठी अनुसूची में क्या बताया गया भाई। छठी अनुसूची में क्या बताया गया है। छठी अनुसूची में क्या बताया गया, फटाफट से बताने का प्रयास करें। छठी अनुसूची में मेरे भाई असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन मतलब इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उपबंध भी किया गया है। सातवीं मतलब सातवीं अनुसूची में क्या बताया गया है। सातवीं अनुसूचियों में 3 सूचियां हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। अगला है मतलब 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें 5 जो है भाषा जो है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची इनमें मतलब इसमें उन अधिकारियों को शामिल किया था 9वीं अनुसूची में, जिनकी वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची क्या है। इस 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून को शामिल किया गया है। किसमें, और जो है 92वें संविधान मतलब 92 संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून को जो है शामिल किया गया अनुच्छेद मतलब अनुसूची 10 में, ठीक। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 11 जो है अनुसूची। 11 अनुसूची में क्या बताया गया। 11वीं अनुसूची में, तो इस अनुसूची में पंचायतों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। 12वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जो है सूची दी गई है, ठीक। आगे देखते हैं। तो यहाँ तक आपने राज्य के नीति निर्देशक से मतलब सॉरी जो है राज्य मतलब जो भारतीय संविधान में जो क्या है भाई अनुसूचियाँ, तो अनुसूची के बारे में हमने बता दिया आपको, समझा आप लोगों ने। आगे समझते हैं। जो है अगला प्रश्न आपके सामने है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज के लिए, किसके लिए भाई, पंचायतों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों के लिए क्या व्यवस्था की गई भाई। तो देखिए यहाँ पर उत्तर देखें। सन 1993 ईस्वी में 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त प्रदान किया गया। इस संशोधन में जो है निम्न प्रावधान है। पहला प्रावधान ये है कि पंचायत व्यवस्था, क्या पहला प्रावधान है भाई। पहला प्रावधान यही है कि पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा होगी। दूसरी बात यह है कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां से 2 स्तरीय पंचायत, 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के में त्रिस्तरीय जो है पंचायत की व्यवस्था नहीं होगी, ओके। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा नंबर प्रश्न है। अब तीसरा नंबर उत्तर है पंचायत के सभी सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा जो है 5वां वर्ष होगा। ये बात यहाँ पर बताई गई कि जो है 5वें वर्ष पर होगा क्या, सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा, ओके।
अगला प्रश्न है, पंचायत के सभी स्तरों पर जो है अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण होगा। इसमें 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे। महिलाओं के लिए शायद फ्री है। ओके, यहाँ पर देखिए पंचायतों के लिए निम्न जो है अधिकार जो है दिए गए हैं। तो पंचायतों के कौन से अधिकार दिए गए हैं, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। आगे देखिए आप सभी लोग, आगे क्या है, जो है आगे यहाँ पर बातें हैं कि जो है पंचायत के सभी स्तरों पर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण होगा, जिसमें 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। पंचायतों के लिए निम्न अधिकार भी दिया गया। क्या अधिकार दिया गया कि भूमि सुधार और मृदा संरक्षण वाला अधिकार लें, लघु सिंचाई एवं जल प्रबंधन, तीसरा है पशुपालन एवं मुर्गी पालन, पांचवा है आपका, चौथा मत्स्य पालन, मतलब मत्स्य पालन, और पांचवा क्या है, लघु वन उत्पाद। ओके, ये सब है। ओके, आगे देख लेते हैं और भी मुद्दे क्लियर हो जाएंगे आपके। लघु वन उद्योग हो गया। छठवां है आपका लघु खादी एवं कुटीर उद्योग। सातवां है ग्रामीण उद्योग। आठवां है पेयजल उद्योग। नौवां है ईंधन एवं चेहरा उद्योग जो है, सॉरी चारा उद्योग। और सातवां है आपका सड़क एवं पुलिया जो है, जलमार्ग और संचार के साधन। 11वां है आपका ग्रामीण जो है क्या है, आगे समझते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर, जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है जो है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? क्या भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? आपसे प्रश्न पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इसका उत्तर सुनिए फटाफट से, समझिए इसको। तो जिस राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, उसमें सभी धर्म जो है समान होते हैं, किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि भारत सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान आदर सभी किया जाता है। धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। भारत के में संविधान लागू होते मतलब होने के समय में से ही धर्मनिरपेक्षता को ही स्वीकार किया गया है। लेकिन 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान की उद्देशिका में शामिल करके धर्मनिरपेक्षता की पुष्टि कर दी गई है। और महात्मा, ये किसके समय पे हुआ था? इंदिरा गांधी के समय काल में ये चीज़ें हुई थी। ओके, कोई भी भारतीय नागरिक अब अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है और किसी भी धर्म का परित्याग भी कर सकता है। किसी विशेष धर्म का पालन करने के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। ऐसा जो है भारत में बातें बताई गई। तो भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान कितने भागों में बटा हुआ है और इसमें कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान 22 भागों में बटा हुआ है और इस समय भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन विभिन्न जो है संसाधनों द्वारा समय-समय पर 4 अनुसूचियाँ जो हैं एक प्रकार से 9 से लेकर के 12 तक जो है समय-समय पर जोड़ी गई हैं। तो ये चीज़ें आप जान लीजिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण बताइए। तो भारतीय संविधान के में निम्नलिखित एकात्मक लक्षण दिखलाई पड़ते हैं। पहला है कि शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में यहाँ पर किया गया है, केंद्र ज़्यादा सबल है, राज्य थोड़ा-थोड़ा कम सबल है। दूसरी बात ये है कि इकहरी नागरिकता है, भारत में इकहरी नागरिकता है, राज्य की कोई नागरिकता नहीं होती, जबकि अमेरिका में जो है राज्य की एक नागरिकता होती है और एक नागरिकता किसकी होती है? एक जो है उस देश की, मतलब अमेरिका की एक नागरिकता है और एक उस देश में जो राज्य है तो राज्य की नागरिकता, मतलब दोहरी नागरिकता है। तीसरी बात ये है कि संसद द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन जो होता है, ये एक एकात्मक लक्षण जो है है कि जो है अगर देश की कोई सीमा के अंतर्गत कोई परिवर्तन करना है तो संसद करेगी। अगला है कि संविधान जो है संकट काल में एकात्मक है। संकट काल जब होता है या फिर कोई जो है आपातकाल की स्थिति होती है तो उसमें जो है भारत के जो शासन होता है जो है कि सब किसके पास चलाता है? केंद्र के पास। अगला है राज्यसभा को अनुच्छेद 249 के तहत विशेष अधिकार जो है प्राप्त है। छठवीं बात ये है कि जो है राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर की जाती है। तो राज्यपाल जो होते हैं राज्यों में रहते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही उनकी नियुक्ति की जाती है। आगे समझते हैं। राज्यों की जो है केंद्र पर निर्भरता है। राज्य जो है हमेशा केंद्र पर निर्भर रहते हैं। केंद्र के द्वारा ही राज्यों को एक प्रकार से आगे बढ़ाया जाता है। आठवीं बात यह है कि संवैधानिक संविधान मतलब कि संवैधानिक संशोधनों में संघ को विशेष अधिकार या प्रदान किया गया है।
साथ ही साथ अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण भी एक प्रकार से दिखलाती है कि केंद्र जो है सत्ता में है। संघ शासित प्रदेशों पर संघ का पूर्ण नियंत्रण भी दिखलाई पड़ता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण हमने आपको बता दिए। ये जो है 10 लक्षण बड़े इंपॉर्टेंट थे जो हमने आपके सामने रखा। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय क्या दिया है, जो है भारतीय नागरिकों को दिए गए संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर प्रकाश डालिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है भाई, समझने का प्रयास करें। तो अनुच्छेद 32 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक संविधान मतलब कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के संरक्षक हैं। उपर्युक्त अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए लेख और आदेश जारी करता है और उसी और लेख और अभिलेख जो है अनुच्छेद 32 में बताए गए हैं। ठीक, अनुच्छेद 32 को ही मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बता दूं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ये अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। पहला है कि इसमें जो है अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को अंग्रेजी में हेबियस कॉर्पस कहा जाता है। ठीक, तो यह लेख उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। मतलब अवैध रूप से मतलब वैज्ञानिक वैध तरीके से कानूनी रूप से वो उसने कोई जो है गलत कार्य नहीं किया है और उसके बावजूद ही उसको बंदी बना लिया गया है। किसको, किसी व्यक्ति को पुलिस ने बंदी बना लिया है। तो इस लेख के द्वारा न्यायालय में बंदी करने वाले अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वह बंदी बनाए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित कर करके सारी सुनवाई अदालत में करवाए। ठीक, आगे है परमादेश। दूसरा क्या है, परमादेश। यह लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी जो होता है अपने सार्वजनिक कार्य जो उसका है उससे जो है मतलब उसका कार्य का निर्वहन सही तरीके से नहीं करता, तब परमादेश जारी किया जाता है। तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध जो होता है एक आज्ञा पत्र जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उच्च न्यायालयों मतलब उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई बंद कर दें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ये प्रतिषेध लेख हो गया। ओके, आगे आपका उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है, उत्प्रेषण जो होता है यह आज्ञा पत्र अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है जिससे वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग जो है ना कर सके। पांचवा है आपका अधिकार परीक्षा। जब कोई व्यक्ति या पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप के में कार्य करने का मतलब उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश पर उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद का जो है कार्य कर रहा है। मतलब अगर मान लेते हैं आपके पास किसी की डिग्री मतलब कोई डॉक्टर आपकी डिग्री नहीं है और आप मेडिकल स्टोर खोल करके बैठ जाओगे तो क्या होगा, सरकार पूछेगी आकर के। तो वही चीज़ें हैं। ठीक, आगे समझते हैं। नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकारों में संबंधों की समीक्षा कीजिए। तो संविधान के लागू होने के समय से ही यह माना जाता था कि नीति निर्देशक सिद्धांत अर्थात डीपीएसपी जिसको कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज अंग्रेजी में कहा जाता है। ठीक, तो और मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रभावी करने के लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इन तत्वों को प्रभावी करने के लिए 1951, 1955, 1965 में संविधान में संशोधन किया गया। इसके बाद 1967 ईस्वी में गोलकनाथ जो मामला था वो सामने आता है और उस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संविधान के द्वारा प्राप्त मूल अधिकारों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस मामले में दिए गए निर्णयों को अप्रभावी करने के लिए संविधान में 24वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान के 25वें संविधान संशोधन में जो है 25वें संविधान संशोधन में असंवैधानिकता को केशवानंद भारती के मामले में चुनौती दी गई जिसके निर्णय जो एक प्रकार से जिसमें निर्णय दिया गया कि नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी करने के लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती के निर्णय के बाद 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया। इस संशोधन अधिनियम की धारा 4 में व्यवस्था की गई कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए यदि संसद कोई कानून पारित करती है तो उस कानून को इस अधिकार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह संविधान मतलब इस संविधान संशोधन को मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में भी चुनौती दी गई थी जिसमें क्या हुआ है, जिसमें यह निर्णय दिया गया कि यह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करता है। इस निर्णय में यह भी व्यवस्था दी गई कि मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
ये तत्व एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे की वरीयता नहीं दी जा मतलब एक दूसरे को वरीयता नहीं दी स जी स दी द मतलब दी जा सकती है। दोनों लगभग अपने-अपने स्थान पर ठीक ही हैं। मौलिक अधिकार जो होते हैं ये आपको मिले हुए होते हैं। इसको लेकर के अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन जो आपका नीति सिद्धांत है ये राज्य के द्वारा जो है दिए जाते हैं, कुछ व्यवस्था राज्यों के द्वारा की जाती है तो वो है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को मतलब भारतीय नागरिकों को संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों पर प्रकाश डालिए। भारतीय नागरिकों को संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों पर प्रकाश डालिए। आगे देखते हैं। उत्तर देखिए, मूल कर्तव्य। मूल संविधान में नागरिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 में अनुच्छेद 51 में 51 का जोड़ करके मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। मूल कर्तव्यों को 4 जो है जोड़ा मतलब कि 4 में जोड़ा गया है, लेकिन उसमें मूल अधिकारों के साथ-साथ पढ़ा जाता है। भारतीय नागरिकों को प्रायः जो है कितने मूल कर्तव्य प्राप्त थे? 10 प्राप्त थे। भारतीय नागरिक को निम्नलिखित से मुख्य रूप से 10 कर्तव्य थे और वो कर्तव्य कौन-कौन से थे? पहला कर्तव्य आपका था क्या कि संविधान, राष्ट्र राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। दूसरा जो है ये बातें हैं कर्तव्य का। आप देखते होंगे पहले जो सरकारी स्कूल मतलब प्राथमिक विद्यालय की किताब चलती थी उसमें पीछे लिखा हुआ होता था क्या? ये सारे प्रश्न लिखे हुए होते थे आपके मतलब कि ये जो मौलिक कर्तव्य था ये पूरा लिखा हुआ होता था। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के पावन आदर्शों का अनुसरण करें। तीसरा है संप्रभुता, एकता और अखंडता को प्रोत्साहन दें। चौथा है देश की रक्षा करें। पाँचवा है भारत के सभी लोगों में एकता की भावना का विकास करें। छठवां है हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका संरक्षण करें। ये पाँचवा एक प्रकार से मौलिक कर्तव्य है। छठवां मौलिक कर्तव्य है कि हमारी संस्कृति की गौरवमयी परंपरा का महत्व समझें और उनका संरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। और 10वां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का सतत प्रयास करें। ठीक, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार को लेकर के कि मौलिक अधिकार एवं नीति तत्वों के मध्य हुए विवादों पर प्रकाश डालिए। ये तो शायद हमने आपको बता ही दिया था, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। संविधान लागू होने के बाद नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार में कोई विरोध नहीं था। दोनों को एक दूसरे का पूरक माना तथा नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व के माध्यम से राज्य में सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की बात कही गई थी। संविधान के अनुसार नीति निर्देशक से तत्वों को समझकर तभी लागू करेगी जब तक उसके पास अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे, तभी तक वो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इन तत्वों को प्रभावी करने के लिए 1951, 1955, 1956 और 1992, 1993 में संवैधानिक संशोधन किए गए हैं। 1967 ईस्वी में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि क्या निर्णय दिया कि संविधान द्वारा प्राप्त मूल अधिकारों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र न्यायालय के इस निर्णय को निष्क्रिय करने के लिए संविधान में 24वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान में 24वें जो है संशोधन की वैधानिकता को केशवानंद भारती मामले में चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया कि यह संशोधन संविधान के विरुद्ध है। इस पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि नीति निषेध तत्वों को प्रभावी करने के लिए संविधान में संशोधन किया जा रहा है। ओके, आगे समझते हैं। केशवानंद भारती मामले में न्यायालय इस द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन किया गया। इस संशोधन की धारा 4 में व्यवस्था की गई कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए यदि संसद कोई कानून बनाती है तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। ओके, अगला आगे आगे देखते हैं 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को 1980 ईस्वी में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत के मामले में चुनौती दी गई, जिसमें केवल यह कहा गया कि इस संशोधन से संविधान का मूल ढांचा नष्ट हो रहा है। इस विवाद पर उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें किसी एक को वरीयता नहीं दी जा सकती है। इसके बाद नीति निषेध तत्व एवं मूल अधिकारों में कोई विवाद नहीं हुआ। ये बातें हैं। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है कि अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है। तो संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों, होटलों एवं अन्य स्थलों पर छुआछूत को समाप्त घोषित कर दिया गया है। हिंदू समाज में छुआछूत को समाप्त करने के लिए संसद के द्वारा 1955 ईस्वी में जो है एक प्रकार से अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया था, जिसके अनुसार अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। सन 1976 ईस्वी में इसमें क्या किया गया है, 1976 ईस्वी में संशोधन करके अस्पृश्यता को बढ़ावा देने या उसके आधार पर अपमान करने वाले को दंड देने की व्यवस्था की गई है। सन 1989 ईस्वी में इस कानून को अधिक कठोर बनाते हुए इसे जो है अनुसूचित जाति व जनजातियों निरोधक कानून 1889 ईस्वी का नाम दे दिया है। कहने का मतलब ये है कि छुआछूत जो था पहले, वो सब खत्म कर दिया गया है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अस्पृश्यता माने होता वही अनुच्छेद 17 में जो कि मौलिक अधिकार है वो हो गया है। सभी लोग जो है अब छूने का एक प्रकार से नहीं कर सकते। ओके, अगला है भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो भारतीय नागरिकों को कुल मिलाकर कितने प्राप्त हैं, 6 प्राप्त हैं। पहला है आपका कौन सा अधिकार, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। छठवा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, ये 6 मौलिक अधिकार हैं। एक संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार, वो नहीं रहा। ओके, आप देख लेते हैं ये प्रश्न। चलिए, ये प्रश्न आपका संविधान की उद्देशिका से क्या स्पष्ट होता है। तो सब भारतीय संविधान की उद्देशिका से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात यह है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य, ये बात समझ में आएगी। दूसरी कौन सी, राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, बात समझ में आई। तीसरी बात है स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व, ये बात समझ में आई। चौथी बात है व्यक्ति की जो है गरिमा तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता जो है एक प्रकार से, तो ये भी है। पांचवा है आपका संविधान को अंगीकृत करने की शक्ति भी नहीं है। ओके, सॉरी, संविधान को अंगीकृत करने की शक्ति जो है ये है। तो ये संविधान की उद्देशिका का जो है एक प्रकार से स्पष्ट कर दिया हमने। आगे समझते हैं। ओके, अगला प्रश्न फटा आ चुका है आपके स्क्रीन पर, फटाफट से देखने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में क्या है भाई, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के 4 दोष बताइए। तो पहला दोष है कि राज्य विधानमंडलों में से पुष्टि की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। दूसरा ये है कि साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के मतभेदों को दूर करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तीसरी बात यह कि संविधान में संशोधन हेतु विधानमंडलों के पास पहल की शक्ति नहीं है। और अब बात की जाए जो है किसके बारे में, आगे है आपका चौथा पॉइंट कि संविधान सभा विधेयकों पर जनमत जो है संग्रह की व्यवस्था का अभाव रहता है, मतलब उसकी कमी रहती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है जो है संविधान, मतलब भारत के संविधान में मूल ढांचे में सामान्यतः कौन कौन से विषय आते हैं। संविधान की मूल ढांचे की अवधारणा से सहमति रखने वाले सभी व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि संविधान के मूल ढांचे में निम्नलिखित बातें आती। पहला है आपका, पहला संविधान का लोकतांत्रिक स्वरूप हो गया। दूसरा क्या है, संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप हो गया। तीसरा है कि नागरिकों के मूल अधिकार एवं स्वतंत्रताएं जो है ये भी एक प्रकार से संविधान के मूल ढांचे में है। और चौथी चीज़ ये है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के वयस्क मताधिकार पर आधारित जो है स्वतंत्र भी हैं, और स्वतंत्र चुनाव भी एक प्रकार से हो रहा है। पांचवी क्या है, स्वतंत्रता की जो है सॉरी न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी जो है दी गई कहीं ना कहीं भारत के संविधान के मूल ढांचे में समानता कई परिवर्तन, मतलब आप देखेंगे नए नए विषय भी आए हैं, परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। ठीक, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदन मिलकर के किन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। संसद के 2 सदन मिलकर के लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के निम्न शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। कौन कौन सी शक्तियाँ, इसको जान लेते हैं। पहली शक्ति तो ये कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा के साथ मिलकर के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। दूसरी बात यह है कि संविधान के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं पहले। ओके, आगे देखते हैं।
संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। दोनों सदन मिलकर के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग चलाते हैं। चौथी चीज़ ये है भाई कि संयुक्त अधिवेशन के समय दोनों जो है सदनों को सामान अधिक प्राप्त होता है। आपातकाल के समय मौलिक जो है अधिकारों के निलंबन, क्या मौलिक अधिकारों के निलंबन का क्या हुआ है? मौलिक अधिकारों को निलंबन का आदेश जो है वो जो है संकट के दोनों सदनों के सामने ही आ रखा है। ओके, ये चीज़ के लिए रावज हो गई, पूरी की पूरा काम हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिए सभी लोग फटाफट से। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में क्या विशेष अधिकार प्राप्त है? जो राज्यसभा है, राज्यसभा कुछ कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त हैं। पहला अधिकार यह है कि अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से राज्यसूची का कोई भी विषय राज्यसूची का कोई भी विषय महत्वपूर्ण घोषित कर सकती है। ये राज्यसभा को अधिकार है, ये लोकसभा को नहीं। दूसरा अधिकार ये है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार राज्यसभा को ही है, कि लोकसभा को नहीं है। ठीक है, अगला आप अंतर बता सकते हैं कि जो है अनुच्छेद 200 अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है जो संपूर्ण देश में कार्य हो, तो ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद के चुनाव के उम्मीदवार होने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में कोई भी व्यक्ति तभी उम्मीदवार हो सकता है जब निर्वाचक मंडल के कम से कम 50 सदस्य का नाम प्रस्ताव रखें और कम से कम उतने ही सदस्य समर्थन करें। इस प्रकार नामांकन के समय निर्वाचक मंडल के 100 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि कुछ ही व्यक्ति 2 या से 3 राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की विजय शक्तियाँ बताइए। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, विधायी माने होता है कानूनी, तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ बताइए। तो विधि निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रपति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। पहला अधिकार ये है राष्ट्रपति जी का क्या कि अधिवेशन बुलाना हुआ, सत्रावसान करना हुआ, छुट्टी करनी हुई तो कौन करेगा? ये राष्ट्र जो है कौन करेगा? प्रिंसिपल ही करेगा, राष्ट्रपति की ये विधायी शक्तियाँ है, राष्ट्रपति करेगा। ओके, आगे है आकस्मिक अभिभाषण, ये भी कौन करेगा? जो हम अम्मा करेंगी, सॉरी क्या बोल दिया भाई चलिए सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। तो जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? आरंभिक जो है अधिवेशन बुलाना हुआ, सत्रावसान करना हुआ, ये तो हो ही गया। आरंभिक जो है अभिभाषण करना हो तो ये सब वही करेगा। अगला है लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही है। आगे देख लेते हैं लोकसभा को भंग करने का अधिकार। और उसके बाद में जो है संदेश भेजने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास। अगला है सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। संसद के समकक्ष प्रतिवेदन रखना राष्ट्रपति का ही कार्य है। अगला है वित्त जो है विधेयक के लिए पूर्व मंजूरी, पहले से मंजूरी दे दिया था। आगे है वित्त विधेयकों को भरपूर मंजूरी या विशेषाधिकार जो है उसी से मिलता है, तो ये भी देख लीजिएगा, विधेयकों पर मंजूरी या विशेष निषेधाधिकारी का निषेधाधिकार। अगला है 9वां नंबर राज्यपाल द्वारा सुरक्षित विधेयकों पर विचार। और ये अगला कार्य है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये सारे के सारे जो है कार्य किसके? विधायी शक्तियाँ किसके? राष्ट्रपति की हैं। ओके, कानूनी शक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपके सामने। एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में मज़ा आ रहा होगा, चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को कब लागू किया गया? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को कब लागू किया गया? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1962 ईस्वी में चीनी आक्रमण के समय की गई थी, जिसे 1968 ईस्वी में समाप्त किया गया था। इसके बाद 1965 ईस्वी में तथा 1971 ईस्वी में पाक युद्ध के दौरान आपातकाल लागू किया गया था। इसके बाद 1957 ईस्वी में आंतरिक अशांति के जो है कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। इन सभी मार्च 1977 ईस्वी में समाप्त घोषित किया गया। क्या इन सभी को मार्च 1977 ईस्वी में समाप्त घोषित कर दिया गया? किसको? जो ये चीज़ें थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत क्या शक्ति दी गई है? तो भारतीय राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत क्या शक्ति दी गई है? तो जब किसी राज्य में कोई दल अस्थायी सरकार बनाने की स्थिति में ना हो तो या उस समय राज्य की सरकार संविधान के अनुसार
कार्य नहीं कर रहे होते हैं, क्या कार्य नहीं कर रहे होते, तो राष्ट्रपति उस राज्य के अनुच्छेद 365 के 56 का प्रयोग करके अंतर्राष्ट्रीय शासन पर लागू कर सकता है। राष्ट्रपति यह जो है क्या है, राष्ट्रपति का राष्ट्रपति यह कार्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से के परामर्श से करेगा, और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर संसद द्वारा उसका अनुमोदन होना आवश्यक है। राष्ट्रपति जब 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति जो है शासन लागू करता है तो उसका प्रभाव 6 माह तक ही होता है। ठीक है, तो जब भी राष्ट्रपति शासन लगेगा तो उसके जो है अधिकतम जो होगा क्या होगा, 6 महीने तक जो है शासन होगा। उसके बाद में फिर जो है दोबारा चुनाव करवाया जाए। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका नंबर 6वां नंबर प्रश्न है, भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियाँ बताइए। तो प्रधानमंत्री को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त है। पहली है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना हुआ, वो कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। दूसरा कार्य क्या है प्रधानमंत्री का, कि मंत्रियों के विभागों का विवरण एवं जो परिवर्तन करना हुआ। तीसरा कार्य क्या है मंत्रिपरिषद का, कि मंत्रिपरिषद की जो बैठकें होती हैं उसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करता है। अगला, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संपर्क में कड़ी जो है का कार्य कौन करता है, ये आपका कौन करता है भाई, तो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ जो है ये हमने बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। अगला, अधिवेशन बुलाना हुआ तो कौन बुलाएगा, यही बुलाएगा। ओके, सत्रावसान करने के जो है सिफारिश राष्ट्रपति से, तो ये जो है। चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हो। आगे हम बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में आपको बता रहे थे। प्रधानमंत्री की शक्तियां बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास करिए। प्रधानमंत्री की शक्तियां, तो प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद का क्या करता है, निर्माण करता है। दूसरी शक्तियां इसकी ये है कि मंत्रियों के विभागों का वितरण और परिवर्तन भी करना हुआ तो कौन करेगा, प्रधानमंत्री ही करेगा। अगला है आपका मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। अगला आपका कौन सा, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य में संपर्क की कड़ी का कार्य कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करता है। अगला, अधिवेशन बुलाने का अधिकार, सत्रावसान करने की सिफारिश वगैरह राष्ट्रपति से कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री ही करेगा। लोकसभा भंग करने की सिफारिश भी करता है, कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। जो है वैदेशिक संबंधों का संचालन कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक है, आगे है कि मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना हो तो कौन करेगा, प्रधानमंत्री ही करेगा। ठीक है, वैदेशिक शक्ति मतलब होता है जो विदेश वगैरह होता है, जैसे मोदी जी विदेश वगैरह खूब जाते हैं, तो कार्य किसका है, ये उन्हीं का कार्य है। ठीक है, तो इसीलिए वो जाते हैं। आगे देखते हैं। हालांकि विदेश मंत्री भी एक होते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपके सामने, जो है राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में क्या विशेष अधिकार प्राप्त हैं। तो राज्यसभा को कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त हैं। जैसे पहला है कि अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से राज्य सूची का कोई विषय महत्वपूर्ण घोषित कर सकती है। वहीं दूसरा क्या है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार राज्यसभा को ही है। हालांकि ये प्रश्न हमने अभी पहले आपको डिस्कस कर दिया था, ये भी हो गया था। विधानसभा नहीं, ये नहीं हुआ। चलिए देख लीजिए, विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर होता है, इसको देखते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर होता है। विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर होता है, मतलब कि क्या परिषद में क्या संबंध है बताइए। तो उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के दोनों सदनों में कोई जो है विशेष गतिरोध नहीं रहा है। 15वीं शताब्दी, क्या लिखा है, 5वीं विधानसभा तक कोई ऐसा विधेयक नहीं था जिसे विधानसभा ने पारित जो है कर दिया हो और उसे विधान परिषद ने ना पारित किया हो। कुछ गतिरोध 1977 ईस्वी में आया, जब विधानसभा में जनता पार्टी की सरकार थी और विधान परिषद में कांग्रेस का बहुमत था। सन 1979 ईस्वी में क्या हुआ कि विधानसभा ने यूनिवर्सिटी जो है अमेंडमेंट बिल पारित कर दिया, लेकिन जो है बिल जो विधान परिषद में गया और विधान परिषद ने उसे पारित नहीं किया। मुलायम सिंह के समय में 1991 ईस्वी में जो है उस समय गतिरोध की स्थिति आ गई, जब विधानसभा द्वारा वित्त विधेयक को पारित होने के बाद दोनों सदन अनिश्चित काल तक के लिए बंद कर दिया गया। सभापति द्वारा जब विरोध जताया गया तो मुलायम सिंह विधान परिषद को अनावश्यक जो है समझने लगे, लेकिन जो है गतिरोध वहीं पर समाप्त हो गया। इसके बाद दोनों सदनों में कोई गतिरोध नहीं उत्पन्न हुआ। तो कहने का मतलब ये विधान परिषद जो होता है
जैसे विधानमंडल राज्य में क्या होता है, जैसे केंद्र स्तर पर क्या होता है, संसद होता है। केंद्र स्तर पर क्या है भाई, संसद है। संसद के कितने सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं। पहला सदन कौन सा है आपका, जो है एक प्रकार से ये होगा लोकसभा। दूसरा कौन सा होगा, राज्यसभा। ठीक इसी प्रकार से बात की जाए तो राज्य स्तर पर क्या होते हैं, राज्य स्तर पर जो विधान पूरा का पूरा विधानमंडल जो होता है, विधानमंडल, विधान माने होता है कानून, मंडल माने होता है मतलब कि कानून बनाने वाली जो एक प्रकार से लोग होते हैं, उन्हीं का एक प्रकार से मंडल होता है, उसी को विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल 2 होता है, एक प्रकार से एक विधानसभा होती है। तो विधानसभा जो होती है हर एक राज्यों में होती है, मतलब राज्यों में होती है। जबकि बात की जाए विधान परिषद, तो ये अलग अलग मतलब किसी किसी राज्य में होती है विधान परिषद, ठीक है। तो इससे बड़ा राज्य होगा, जैसे यूपी होगा, तो यहाँ पर विधान परिषद और विधान जो है सभा भी है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन कीजिए। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ चुका है आपके सामने। तो जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है और किसी कानून के निर्माण की आवश्यकता होती है, तब ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या करता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश का प्रभाव सामान्य कानूनों की भांति ही होता है, लेकिन जब विधानमंडल की बैठक शुरू होगी उस तिथि से 6 सप्ताह के अंदर उसे सदन में पारित होना आवश्यक है। ऐसा ना होने पर अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है। 2 अधिवेशनों के मध्य 6 सप्ताह से अधिक अंतराल नहीं होता है। इस प्रकार अध्यादेश का प्रभाव अधिकतम 6 महीने तक होता है और 6 सप्ताह अर्थात 7 माह 12 दिन ही हो सकता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अध्यादेश 5वीं विधानसभा में 93 जो है अध्यादेश लागू किया मतलब कि किए गए थे। इसका सबसे जो है अधिक दुरुपयोग भी हो रहा है, मतलब इसका सबसे अधिक दुरुपयोग भी हो रहा है। यह प्रचलन बहुत मतलब प्रचलन सा हो गया है कि विधानमंडल का सत्रावसान करते मतलब होते ही सरकार अध्यादेश जारी करने की सलाह राज्यपाल को दे देती है। ठीक, तो ये जो है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता तब जो है अध्यादेश जारी करके के जो संसद होती है वो कानून बना लेती है, चाहे राज्य संबंधी कोई कानून हो चाहे कोई भी कानून हो, तब वो बना लेती है। ठीक है, तो संसद का सत्र जब नहीं चल रहा होता है तो राज्यपाल से राष्ट्रपति संपर्क करते हैं कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और फिर उस पर कानून वगैरह बना लेते हैं। और चाहे बाद में जब संसद का सत्र चलेगा तब उसमें जो है चाहे जो है विधान मतलब कि विधानसभा में कोई कानून बनाना हुआ, चाहे बात की जाए जो है संसद में बनाना हुआ, चाहे विधानमंडल में बनाना हुआ, तो इसी प्रकार से अध्यादेश जारी कर करके जो है बना दिया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। एक प्रश्न आपसे एग्जाम से पूछ सकता है, कौन सा है भाई, धन्यवाद प्रस्ताव है प्रश्न आपके सामने। धन्यवाद प्रस्ताव क्या है, तो संविधान के अनुच्छेद 175 के अनुसार राज्यपाल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संबोधित करता है। अनुच्छेद 176 के निर्वाचन के बाद पहला अधिवेशन और प्रत्येक वर्ष का पहला अधिवेशन राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होता है। अभिभाषण और मतलब अभिभाषण का अर्थ सरकार की नीतियों की घोषणा करना होता है, क्योंकि इस अभिभाषण को मंत्रिपरिषद तैयार करती है। राज्यपाल उसे केवल सदन में पढ़ता ही है और बाद में विधानसभा में इस पर वाद विवाद होता है। इसके बाद सदन का नेता जो होता है राज्यपाल के लिए धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। उसमें कोई संसद मतलब कि सदस्य संशोधन रख सकता है, लेकिन वह धन्यवाद देगा और कहेगा कि मतलब कहेगा क्या, और कहेगा कि इसमें ऐसा कर दिया जाए तो अच्छा होगा। धन्यवाद प्रस्ताव पर मत विभाजन हो सकता है। धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए मत विभाजन के दौरान यदि मतलब मत विभाजन मतलब कि अलग अलग मत हो जाएगा तो उसके दौरान मतलब उस समय के दौरान धन्यवाद प्रस्ताव गिर जाता है तो यह सरकार की क्या होगी, पराजय समझी जाती है और मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। धन्यवाद प्रस्ताव पर मत विभाजन के दौरान जो है प्रस्ताव गिरने से अब तक उत्तर प्रदेश में 2 बार मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ा है। पहला 3 अप्रैल 1967 ईस्वी को चंद्रभानु गुप्त को, और दूसरी बार 30 मार्च 1971 ईस्वी को त्रिभुवन नारायण सिंह को जो है ऐसा दिन देखना पड़ा है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल के पद के लिए, अगला प्रश्न क्या है, राज्यपाल पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो भाई राज्यपाल पर नियुक्त होने के लिए निम्न योग्यताएं आवश्यक होना है। पहला कौन सा, कि वह व्यक्ति जो राज्यपाल बनने जा रहा हो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात क्या, कि 35 साल का उम्र उसकी होनी चाहिए, मतलब आयु उसकी 35 साल पूरी होनी चाहिए। तीसरा है कि किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए उसको। अगला है कि संसद या विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सदस्य ना हो, मतलब सदस्य ना हो। यदि है तो राज्यपाल नियुक्त होने की तिथि से उसका पूर्व पद रिक्त माना जाएगा, मतलब कि जब राज्यपाल का सदस्य वो ग्रहण मतलब राज्यपाल की सदस्यता ग्रहण कर लेगा, मतलब राज्यपाल बन जाएगा, तो उसको उससे पहले ही उसको खाली मान लिया जाएगा वो पद। आगे देखते हैं। अगला है राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों को बताइए।
राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियाँ हैं अर्थात जो कानूनी शक्तियाँ उनके बारे में बताएं जिससे वो न्याय करता है। तो कानूनों के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थापित कर सकता है, बदल सकता है या उन्हें क्षमा भी कर सकता है। मृत्युदंड को माफ़ करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं, बाकी सभी अधिकार लगभग प्राप्त हैं। माफ़ करने का अधिकार केवल एक व्यक्ति को है, मतलब सॉरी जो है फांसी माफ़ करने का किसको है? राष्ट्रपति को। ओके, तो ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, राज्यपाल के कार्य आपसे पूछा, राज्यपाल के कार्य बताइए। राज्यपाल के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला कार्य क्या है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल। विधानमंडल का अधिवेशन बुलाता है कौन? राज्यपाल। विधानसभा को भंग करना हो किसका कार्य है? राज्यपाल का। विधानमंडल को बर्खास्त करना हो राज्यपाल का कार्य है। राष्ट्रपति को राज्य की ताज़ा स्थिति के बारे में अवगत करवाना राज्यपाल करवाता है। विधानसभा अध्यक्ष को संदेश एवं निर्देश देता है कौन? राज्यपाल। विधानसभा की कार्रवाई के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करता है कौन? राज्यपाल ही। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। तो राज्यपाल जो राज्यों में राज्यपालों को कुछ स्वाविवेकी शक्तियां प्राप्त हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 163 ईस्वी में किया गया है। अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि जिन बातों के संबंध में राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्वाविवेक से अपने कार्यों को करेगा, उन बातों को छोड़ करके राज्यपाल को अपने कार्यों में सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इस प्रकार उसे कुछ स्वाविवेकी अधिकार प्राप्त हैं जिसके आधार पर उसके द्वारा निम्न कार्य किए जा रहे हैं। कौन कौन से? पहली बात तो है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल, मंत्रिपरिषद को भंग करता है राज्यपाल, विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है राज्यपाल, विधानसभा को भंग भी करता है, राष्ट्रपति को राज्य की ताज़ा स्थिति से एक प्रकार से अवगत करवाता है राज्यपाल, और मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा चलाने का भी एक प्रकार से अनुमति देता है कौन? राज्यपाल ही देता है। विधानसभा अध्यक्ष को संदेश और निर्देश देता है राज्यपाल। विधानसभा की कार्रवाई के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करता है कौन? राज्यपाल। आगे देखते हैं, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का गठन करते समय किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? तो मंत्रिपरिषद का गठन करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पहला बात यह है कि विश्वास पात्र को स्थान देना चाहिए। विश्वास पात्र मंत्री परिषद, जब मंत्री परिषद का गठन किया जा रहा हो तो विश्वास पात्र होना चाहिए जिसको मंत्री बनाया जाए। दूसरी बात यह है कि योग्य सदस्यों को स्थान दिया जाए, जो व्यक्ति योग्य हो, जिस क्षेत्र में योग्य हो उसी क्षेत्र में मतलब उसको घुसाया जाए, उसी क्षेत्र का मंत्री बनाया जाए। अगला है प्रभावशाली को स्थान दिया जाए, जो प्रभावशाली व्यक्ति हो उनको स्थान दिया जाए। चौथी बात यह कि गठबंधन में शामिल दलों को स्थान दिया जाए, जो गठबंधन में अगर शामिल है सरकार तो उसके भी व्यक्तियों को एक प्रकार से मंत्री बनाया जाए। आगे है, जाति भी देखी जानी चाहिए, धर्म भी इसमें है, क्षेत्रीयता भी देखी जाती है, और विभिन्न गुटों को स्थान भी एक प्रकार से इसमें देखने को मिलता है। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री का चयन कैसे किया जाता है? जब विधानसभा में मुख्यमंत्री का चयन कैसे किया जाता है? तो जब विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उस दल के नेता मतलब राज्यपाल मुख्य मतलब कि राज्यपाल तो उस दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य होता है। विधानसभा में बहुमत न होने पर गठबंधन के जो है सर्वमान्य नेता को मुख्यमंत्री के पद पर राज्यपाल नियुक्त कराता है। किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर राज्यपाल जो होता है कुछ सीमा तक स्वविवेक का जो है प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल अपने इस अधिकार का प्रयोग उस समय तक कर सकता है जब मुख्यमंत्री पद के लिए कोई लोग जो है दावेदार होते हैं। तो सॉरी लोग जो होते हैं जब दावेदार होते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, तब राज्यपाल जो होता है स्वयं ही जो है उस पद का कार्यभार संभालता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, द्विसदनात्मक विधानमंडल किन किन प्रदेशों में है? तो द्विसदनात्मक विधानमंडल जो है कुछ ही प्रदेशों में है, वहाँ पर उच्च सदन को विधान परिषद का नाम दिया गया है। शेष अन्य प्रदेशों में केवल विधानसभा द्वितीय जो है सदन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, न्यायिक पुनरावलोकन का संवैधानिक अधिकार बताइए। न्यायिक पुनरावलोकन का संवैधानिक अधिकार बताइए। तो भारतीय संविधान में कहीं भी संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी मतलब कि विधान संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है। वस्तुतः संविधान निर्माताओं ने संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार करना आवश्यक समझा। संविधान द्वारा शासन के सभी अंगों की शक्तियाँ निर्धारित की गई। इन अंगों की शक्तियों में परिवर्तन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक संवैधानिक संशोधन न कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में न्यायालय को संवैधानिक सीमाओं की रक्षा का अधिकार प्राप्त है। न्यायमूर्ति बी के मुखर्जी के शब्दों में कि भारत में संविधान ही सर्वोच्च है
और संसद तथा राज्य विधानमंडल को न केवल संविधान के में 7वीं अनुसूची में दी गई हैं सूचियों द्वारा सीमांकित अपने अपने क्षेत्र के अंदर रह करके काम करेगा, मतलब काम करना होगा। संविधान के तीसरे भाग में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों की जो है गारंटी भी दी गई है, गारंटी दी गई है। विधायी सत्ता जिसका मतलब कि जिसका उल्लंघन कभी भी नहीं करना, मतलब कि कर सकती है। ये इन बातों का यहाँ पर मेंशन करने का प्रयास किया गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? सभी लोग एक बार, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हो। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, जिला न्यायालय यानी अधीनस्थ न्यायालय के गठन और उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख कीजिए। तो संविधान के अनुच्छेद 333 में अधीनस्थ या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की तरह जिला न्यायालय को भी कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने के लिए न्याय जो है निम्न प्रावधान किए गए हैं। कौन कौन से प्रावधान हैं? पहला प्रावधान है आपका कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती, स्थानांतरण तथा पदोन्नति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। दूसरी बात यह है कि जिला न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय का जो है नियंत्रण होता है उन पर। जिला न्यायाधीशों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार उच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे देखिए। जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा आवश्यकता अनुसार अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। सामान्यतः राज्यपाल के न्यायाधीश जो है सेना के पदाधिकारियों में वरिष्ठता या फिर योग्यता के आधार पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। लेकिन उच्च न्यायालय की जो है सिफारिश पर राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को भी न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है जो किसी न्यायालय में कम से कम 7 वर्ष तक जो है क्या कर रहा हो, अधिवक्ता अर्थात वकील के पद पर कार्य कर लिया हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो है, भारत में विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार एवं मुख्य न्यायालय बताइए। तो उच्च न्यायालय और जो है अधिकार क्षेत्र व मुख्यालय उनके, ठीक, अधिकार क्षेत्र कौन कौन से और उसका मुख्यालय देखते हैं। चलिए, इलाहाबाद। इलाहाबाद जो एक प्रकार से है जो राज्य है वो 1800 जो है कब उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई इलाहाबाद में? तो इलाहाबाद में जो है इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में होती है। उत्तर प्रदेश में स्थित है, इलाहाबाद में मुख्यालय है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश 1954 ईस्वी में इस सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट की स्थापना होती है आंध्र प्रदेश में। हैदराबाद जो है इसकी क्या है, मुख्यालय है। आगे देखते हैं मुंबई। मुंबई की बात कीजिए तो मुंबई 1861 ईस्वी में जो है मुंबई में क्या होता है, मुंबई में जो है 1861 ईस्वी में क्या बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, विधान जो एक प्रकार से क्या है, जो उच्च न्यायालय है। ओके, तो मुंबई में उच्च न्यायालय कौन से? मुंबई में 1861 ईस्वी में और उसके बाद में क्या है, महाद्वीप मतलब दादर एवं नगर हवेली, गो एवं दमन द्वीप मुंबई मुख्यालय इसका है। कोलकाता की बात की तो कोलकाता 1861 ईस्वी जो है आपका पंडित जो है पंडित बोल दिया, पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार इसमें। ओके, कोलकाता में क्या है आपका, इसका मुख्यालय है। दिल्ली का जो एक प्रकार से है 1966 ईस्वी में जो है क्या हुआ है, इसकी स्थापना हुई है। और किसकी स्थापना हुई भाई? तो स्थापना हुई उच्च न्यायालय की। कब हुई स्थापना? दिल्ली में 1966 में। ठीक, दिल्ली मुख्यालय है कह रहे हैं। आगे देखते हैं, गुवाहाटी जो है जो आपका हाई कोर्ट है 1972 में प्रकाश मतलब 1972 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना होती है। असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश इन सभी का कार्य क्षेत्र इसी के अंतर्गत है। गुवाहाटी में इसका क्या है, क्या स्थित है भाई, मुख्यालय है। आगे देखते हैं गुजरात। गुजरात 1960 जो है एक प्रकार से जोड़ लीजिएगा, 160 कितना जोड़ लीजिएगा, सॉरी गुजरात जो है 1960 जो है ईस्वी में गुजरात जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना होती है। गुजरात के लिए ही है और अहमदाबाद इसका मुख्यालय है। ठीक, आगे देखते हैं, अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की स्थापना हिमाचल प्रदेश में जो आपका क्या है, हम ये क्या बता रहे हैं आपको, ये आपके समक्ष में आपको उच्च न्यायालय बता रहा हूँ। तो उच्च न्यायालय जो है आपके हिमाचल प्रदेश में भी उच्च न्यायालय है, शिमला में है। आगे जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और जम्मू में जो है इसकी स्थापना कब होती है, 1928 ईस्वी में होती है स्थापना। ओके, हाई कोर्ट की। आगे देखते हैं कर्नाटक में, इन सभी को आपको याद नहीं करना बिल्कुल भी, आप देख लीजिए। कर्नाटक 1884, कर्नाटक और जो है मुख्य आपका क्या है जो है बेंगलुरु। आगे केरल, केरल 1956 ईस्वी में जो
जो है इसकी स्थापना होती है केरल हाई कोर्ट की। और केरल, लक्षद्वीप, इन सभी पर जो है एर्नाकुलम द्वीप, ये सब द्वीप जो है इन पर लगभग जो है क्या है, तो केरल जो है एक प्रकार से क्या है भाई, केरल जो है यहाँ पर क्या करेंगे फिर, केरल, केरल में हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, 1956 में हुई है। मध्य प्रदेश में कब हुई, 1956 में। जो है और कब हुई है, और स्थापना कब हुई है, 1956 में। और जो है कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में है। ओके, तो मध्य प्रदेश का जो है एक प्रकार से क्या मुख्यालय जबलपुर में है। चेन्नई की बात की जाए तो 1800 जो है 61 ईस्वी में हाई कोर्ट की स्थापना होती। तमिलनाडु और पांडिचेरी चेन्नई में मुख्यालय है। उड़ीसा उड़ीसा कटक में जिसकी जो है स्थापना है 1948 में। पटना 1916 ईस्वी में बिहारी। ठीक है, तो इन सभी में हाई कोर्ट की स्थापना हो चुकी है। पंजाब और हरियाणा में भी हो चुकी है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर कहाँ तक पढ़ कर सुना है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, सिक्किम वगैरह का सभी का दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए, जिला न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर प्रकाश डालिए। जिला न्यायालय का क्षेत्र कितना होता है, इस पर आपसे प्रश्न पूछा गया। जिला न्यायालय का क्षेत्र देखिए, प्रायः प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जिससे जिले के नागरिकों को त्वरित एवं आसानी से, त्वरित माने होता है एक्सीलरेशन, और त्वरित एवं आसानी से न्याय मिल सके। जिला न्यायालय राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। जिला न्यायालय जो होता है, एक को दीवानी एवं फौजदारी दो प्रकार के क्षेत्राधिकार होते हैं। तो दीवानी क्षेत्राधिकार जो होता है उसके अंतर्गत दो अधिकार आते हैं, पहला भूमि संबंधी अधिकार और दूसरा पारिवारिक विवाद। तो जो भूमि संबंधी विवाद होता है, भूमि संबंधी विवादों की सुनवाई दीवानी न्यायालय में की जाती है। जिले का दीवानी न्यायालय कानून विरुद्ध किए गए जमीन के क्रय विक्रय को अवैध घोषित कर सकता है। जमीन पर किसका हक बनता है, इसका कौन कानूनी उत्तराधिकारी है, इसका निर्धारण जो है इस न्यायालय के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं पारिवारिक जो है परिषद, पारिवारिक विवाद। पारिवारिक विवादों की सुनवाई पारिवारिक न्यायालय में होती है, जो जिला न्यायालय का मुख्य अंग भी है। तलाक, घरेलू हिंसा, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की सुनवाई इसी न्यायालय में होती। कहाँ पर, पारिवारिक विवाद वाले में। अगला है फौजदारी मामला। फौजदारी क्षेत्राधिकार जो नागरिकों के बीच मारपीट करना हुआ, और एक प्रकार से बात की जाए मारकाट हुई, मारपीट हुई, हत्या, डकैती, अपहरण, ये सब कौन सुनवाई जो है जिले न्यायालय में होती है। ठीक, कहाँ पर होती है, ये सब जो जिला न्यायालय के जो फौजदारी वाला सेक्शन है, फौजदारी न्यायालय में होता है। ऐसे गंभीर मामलों का को अपराधी मतलब कि ऐसे गंभीर मामलों के अपराधी को यह न्यायालय कहीं से कहीं सजा इसलिए पैदा मतलब कि सजा इसलिए पैदा देता है कि वादी को उचित न्याय मिले, जिले में शांति व्यवस्था कायम रहे और पुनः अपराध करने का कोई साहस न कर सके। जिला न्यायालय द्वारा अपराधी सिद्ध किए जाने के बाद वह व्यक्ति उच्च न्यायालय की शरण में भी जा सकता, मतलब कि में जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, न्यायिक सक्रियतावाद से आप क्या समझते हैं। तो न्यायिक सक्रियतावाद का जो है आशय यह है कि संविधान, कानून और अपने दायित्वों के प्रसंग में कानूनी व्याख्या से आगे बढ़ करके सामाजिक, आर्थिक जो है आर्थिक परिस्थितियां तथा न्याय की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए संविधान और कानून, क्या संविधान और कानून जो है की रचनात्मक व्याख्या करते हुए जनसाधारण के हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना। इसके अलावा यह शामिल है कि जन सामान्य के हितों की दृष्टि आवश्यक होने पर शासन को निर्देश और शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक जो है लगाना न्यायिक जो है न्यायपालिका का मुख्य कार्य है। यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, न्यायिक क्या लिखा है यहाँ पर भाई, यहाँ पर आपके सामने है न्यायिक जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा गई हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं हैं। पहला है कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। दूसरा है क्या, कार्यपालिका मतलब कार्यपाल और सुख की सुरक्षा कर रही हो। ओके, इसका देख लेते हैं। अगला है, केंद्र राज्य संबंधों के प्रमुख आय स्रोत बताइए। केंद्र राज्य संबंधों के प्रमुख आय स्रोत। ठीक है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की आय के स्रोत निम्नलिखित हैं। जैसे कि पहला है केंद्र सरकार के आय के स्रोत जो है निगम कर मिलता है केंद्र सरकार को। और उसके बाद है मुद्रा टंकन, विदेशी विनिमय, सीमा शुल्क हो गया, निर्यात शुल्क हो गया,
विदेशी ऋण, संघ सरकार की संपत्ति, डाक, तार, टेलीफोन तथा जो है संचार के जो है अन्य साधन, कृषि भूमि, इन सभी पर जो है आदि पर क्या हुआ है, ये प्रमुख आज जो है स्रोत हैं। आगे देखते हैं राज्य सरकार की आय के स्रोत। तो राज्य सरकार की आय के स्रोत देखिए, तो प्रति व्यक्ति कर, उत्तराधिकारी शुल्क, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, राज्य सूची के सम्मिलित विषय पर कर, कृषि आय पर कर, बिजली उपभोग पर कर, जो है पथकर, व्यवसाय एवं नौकरी जो है पर कर, जो है स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग तथा विक्रय के लिए लाई गई वस्तुओं पर जो है कर आदि लगा दिया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों पर जो है पूंछी आयोग ने क्या सुझाव दिए। तो केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन जो है क्या मदन मोहन पूंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन सन 2007 ईस्वी में किया गया। इस जो है इस आयोग ने अपने सुझाव में कहा कि संविधान में किसी बड़े परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि संविधान का मतलब कि समुचित ढंग से पालन किया जाए। ओके, ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। यहाँ तक था एक प्रकार से आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ पर आपने केंद्र राज्य संबंध के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में आप लोगों ने सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया। आपने भारतीय संविधान की समस्त चीज़ों को पढ़ा। राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में भी हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। तो कहीं ना कहीं पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, सारे मुद्दे आपके यहीं पर क्लियर हो गए होंगे। तो फिर मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में। जैसा आप लोग कहें या आप कहें कि जो है आपकी क्लास तो लगभग समाप्त हो चुकी है, और इसी प्रकार से और भी क्लास आपके सामने, हिंदी की क्लास जो थी वो कल हो चुकी है, आप लोगों ने देखा होगा, तो ये वीडियो देख लीजिएगा। और आज ये पॉलिटिकल साइंस की क्लास आपकी हुई है, अभी अभी आप लोगों ने इसको देखा। बहुत अच्छा लगता है हमको जब आप लोग को देखते हैं कि आप लोग लगातार लाइक किए हो वीडियो को। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें और जो है आगे बढ़ते रहें जीवन में, और अपने आप को सुटेबल कर सकें, ताकि और भी अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने का प्रयास करूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।